रहे हैं, समझ भाई? ओके सर, थैंक यू। पिछली क्लास के हवाले से कोई क्वेरी है तो पूछ लें। नहीं सर, बस पढ़ के भूल जाते हैं सर। पढ़ के भूल जाते हैं इसलिए कोई सवाल रेज नहीं होता। उसी वक्त नोट करते जाया करें। नहीं, ये बेहतर है सर, ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम। करते हैं साथ साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैक्स पूल हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप बता देंगे वो क्या होता है? ये जो हाथ है, मैक्स पूल क्या होता है? अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि ये ANN, CNN और ये डीप लर्निंग, ये सब एक ही चीज़ें हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? मतलब या डीप लर्निंग की ब्रांचेस हैं ANN, CNN, मतलब क्या है ये? डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। डीप लर्निंग इज अ सब्जेक्ट एंड न्यूरल नेटवर्क इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड डीप लर्निंग। और न्यूरल नेटवर्क की टाइप्स हैं, these are ANN, CNN, RNN, फास्ट RCNN, फास्टेस्ट RCNN और बहुत सारे जो है ना आगे नेटवर्क्स आपकी लाइफ में आएंगे। ये सब जो है नेटवर्क्स की टाइप है और ये टाइप चेंज होती रहती है। टास्क टू टास्क इनपुट टाइप जैसा हमारा डाटा होता है, उसके हिसाब से नेटवर्क की टाइप जो है वो हम चेंज करते रहते हैं। होती सारी लेयर्स ही हैं, तो आप यूँ समझ कह लें कि अपने इनपुट डाटा की रिस्पेक्ट से हम लेयर्स की टाइप्स जो है वो डिफरेंट इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह न्यूमेरिक डाटा हमने सॉल्व किया ANN के थ्रू, डेंस लेयर के थ्रू, इमेज प्रोसेसिंग की CNN के थ्रू, फिर आगे हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग और टाइम सीरीज के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे वो RNN के थ्रू एंड सो ऑन। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, Yes. लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे कि आप क्या हफ्ते में 2 क्लासें ले सकते हैं एक वीक में? यार हफ्ते में मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ में क्लास ले सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट रिवाइज तो करा सकता हूँ, आगे नहीं पढ़ा सकता। उसकी वजह ये कि ऑफिशियली हमें एक ही क्लास जो है वो असाइन है, फिर उस दूसरी क्लास में अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो उस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाते और हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है उसके अंदर, तो ये हमारे लिए जवाब देना बाकी लोगों के लिए तो जो है ना मसला हो जाएगा कि हमने क्यों पढ़ा दिया एक एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। तो सर आप क्लास ले लें, जो हम लोगों को इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व कर दिया करें। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो है वो क्या ये काम कर लें कि हम एक एडिशनल क्लास रख लें, रिवीजन क्लास रख लें, रिव्यू क्लास रख लें। हाँ, क्योंकि सर पता है कोडिंग में बहुत इश्यूज आते हैं जो हम लोगों से रिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम लोगों का पीछे से कोई फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी है AI का, तो वो हम लोगों को खुद पर्सनली सॉल्व करने होते हैं और कोई ट्यूशन नहीं है कि कोई गाइडलाइन हमें दे दे। वो तो जो है ना वो किसी का भी बैकग्राउंड जो है ना वो AI का नहीं होता है, सबने ही जो है एक्सप्लोर करके और सारी चीज़ें करना होता है। बहरहाल कंसिडरेबल है, तो उसके लिए जो है वो हम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसके नहीं अंदर सर, लेकिन आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करते सर। इतने इश्यूज आते हैं ना कोडिंग में, हम लोग एक 2 3 दिन लग जाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। असल में मैं आपको एक बात बताऊं ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं तो कोई 150 मैसेज उसके अंदर आए हुए होते हैं, ठीक है। अब या तो मैं इतना टाइम लगाऊं कि मैं ऊपर से पढ़ता हूं कि प्रॉब्लम चल क्या रही और डिस्कशन चल क्या रहा है। नहीं सर, वो तो सब ऐसी चैट भी बहुत करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल यही मसला है, यही होते हैं ना, नहीं वो प्रॉब्लम बहुत पीछे चला है, वो प्रॉब्लम बहुत पीछे चला जाता है ना, तो ये सर फिर इसीलिए आप क्लास ले लेना इस तरह से एक्स्ट्रा, के हम लोगों का जो प्रॉब्लम हो सिर्फ वो स्टूडेंट उसमें क्लास में आ जाएं।
मैं यही कह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनाउंस कर देता हूँ जी कि हम वीक में किसी दिन जो है ना, या आप लोग ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है डिसाइड करके मुझे बता दें नहीं सर, आप कि भाई डिसाइड कर दें, feasible हम लोग feasible एनी time टाइम जो है, अवेलेबल होंगे, बस हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। सही है, सही है। जी जी सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी एमनीसेट के ऊपर, हाँ, कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क की। ठीक तो है। जब मैंने उसकी एग्जाम मतलब मैंने उसका प्रैक्टिकल वर्क किया, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। हमने पहले मॉडल को ट्रेन किया कॉन्वोल्यूशनल पे, उसके बाद हमने अपना इंपोर्ट किया डाटा एमनीसेट का, और उसके बाद हमने उसके ऊपर वही जो मॉडल हमने ट्रेन किया हुआ था कॉन्वोल्यूशनल से, उसको हम आगे लेके चले। तो जो हमने सबसे पहले लेयर कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क की अप्लाई की, उसके अंदर हमने इनपुट शेप दी 28 की, जो कि हाइट विड्थ और कलर चैनल हो गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी इसमें इनपुट जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे आई, क्योंकि डाटा हमने बाद में इंपोर्ट किया हुआ है। नहीं, जो आप मेरी बात गौर से सुनिएगा एक बार तवज्जो से, जब आप कह रही है ना कि हमने मॉडल ट्रेन किया, नहीं, वो जब आप मॉडल लिख रही होती हैं, लेयर्स ऐड कर रही होती हैं, कन्वोल्यूशन, मैक्स पूल और सारी चीजें, ये आप मॉडल का आर्किटेक्चर बना रही होती हैं। अभी मॉडल को डाटा फीड नहीं हो रहा होता, अभी आपने मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप कर लिया है। डाटा फीड तब होता है कि हम, हमारी प्रैक्टिस, हमने इस बुक के हवाले से यही रही है कि पहले आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसके बाद डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं कि मॉडल को डाटा किस शेप में जाना है। फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स के बाद फिर हम आखिर में जो है मॉडल को कंपाइल और उसका फिट मेथड चलाते हैं। जब मॉडल का फिट मेथड चलता है ना, वहां पर से डाटा जो है जाता है, मॉडल को हिट करता है। ठीक है जी जी सर, ठीक है, मुझे क्लियर हो जैसे गया। मुझे ये देखें, ये सीक्वेंशियल हाँ, चल रहा है। जैसे ठीक है ये मैं आपको दिखाऊं ना, ये सारी प्री प्रोसेसिंग चल रही है, जी फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये यहाँ पर ये मॉडल का आर्किटेक्चर बना, और इसके बाद ये मॉडल यहाँ कंपाइल हुआ, और फिट में देखें ये ट्रेन फीचर्स, ट्रेन लेवल्स, ये जी फिट मेथड के अंदर से डाटा जो है वो फीड हो रहा है। अब वो जो डाटा प्री प्रोसेसिंग वाला काम है वो आर्किटेक्चर बनाने से पहले कर लें या बाद में कर लें, बस इस फिट मेथड से पहले पहले डाटा रेडी हो जाना चाहिए, चाहे वो आप स्टार्ट में कर लें, चाहे वो मिड में कर लें, या इस फिट मेथड से एक लाइन पहले कर लें। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। सर ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। अभी मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी कि डिस्कशन चल रहा होता है। सर ये जो क्वेश्चन था ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट था, मुझे भी लगा शायद ये होना चाहिए था। अच्छा, चलो ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था थोड़ा सा इससे हटके, ये जो जी। बात हो रही है ना हमारे कोर्स के हवाले से, ये मैं देखा था जहां साहब ने एक जो भी लॉन्च किया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न, तो इसमें सर वो 5-6 ऑप्शन बता रहे थे कि इस तरीके से कुछ काफी प्रोस्पेक्टिव सा लग रहा था सर आगे। तो आप क्या कहते हैं इसको प्रिसाइजली, क्योंकि आप तो टीम में हैं, आपको कुछ जहन में एक प्रेसी सी बनी होती है कि यार ये इस तरह फायदा हो सकता है हम सबको, कुछ बोलेंगे उस पर थोड़ा सा? अच्छा, ऑपरेशन यूनिकॉर्न जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव जो है ना, वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का जो है वो मर्जर है। बेसिकली इन सारी चीज़ों को पढ़ने और करने का मकसद क्या, हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हम सिर्फ एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एआई। लेकिन मार्केट के अंदर जो काम है या जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए होती है? उनको चाहिए होती है स्मार्ट एप्लीकेशन। स्मार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें एआई की होती हैं, कुछ चीज़ें आईओटी की होती हैं, बैकएंड पे उनको ब्लॉकचेन चाहिए होता है, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, तो एआई का पार्ट भी होता है। हर चीज़ जो है वो उस स्मार्ट एप्लीकेशन में, स्केलेबल एप्लीकेशन को बनाने में इन्वॉल्व होती है। और ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि हर काम जो है एक ही बंदा जो है वो नहीं करता। एआई वाला काम एआई वाला बंदा करेगा, आईओटी से इम्बेड करना है आईओटी वाला बंदा करेगा, बैकएंड पे ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करनी है वो करना पड़ेगा। लेकिन एक जो डेवलपर होता है वो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है, जो फ्रंट एंड का काम भी करता है, बैक एंड का काम भी करता है,
डिजाइनिंग भी करता है वेब की। तो यूनिकॉर्न में जो है वो एक ऐसा ही डेवलपर बनाने की कोशिश की जा रही है जो फुल स्टैक बने। आपकी अपनी एक्सपर्टीज तो अपने डोमेन में होगी, लेकिन इस यूनिकॉर्न के थ्रू जो है वो आप लोग ब्लॉकचेन और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो स्मार्ट एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये कि हजारों लोगों में से अगर इस लेवल के, अच्छा, इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोगों में से इसके अंदर अगर हमने बहुत थोड़े से भी तादाद जो है वो इन डेवलपर्स की प्रोड्यूस कर दी मार्केट में, जो ये सारी टेक्नोलॉजीज पर और ये सारी चीज़ों पर काम करना जानते हैं, तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना मार्केट के अंदर काम होगा, क्योंकि कंप्लीट पैकेज के साथ जो है ना कोई डेवलपर इस तरह मिलता नहीं। तो एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उसके अंदर से जो है ना 100% नहीं, अगर आपका लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो 50% टेक्नोलॉजीज में हो जाता है तो यू विल बी वेरी गुड इन द मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हज़ारे डिफरेंट होगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसमें। आपके ख्याल से बहुत चैलेंजिंग होगा सर ये? हाँ, तो ये स्टार्ट में तो हम एक में ही कर सकते हैं ना, एक्सपर्टीज ले सकते हैं ना, वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही है कि एक्सपर्टीज मल्टीपल फील्ड में लें। हाँ, इसलिए ये है कि आप लोग, क्योंकि अभी Q3 है और आपको ये भी पढ़ना है और अभी काफ़ी सारी नॉलेज लेनी है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं करते हैं, यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी, तब तो उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपका टाइम कम है तो पहले एक चीज़ को फोकस करें और इसकी जो है वो आपको अच्छी नॉलेज हो जाए कि आप इसके अंदर खुद कुछ कर सकें, एक्सप्लोर करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपना डोमेन की जो स्टडी है उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जाना शुरू करें। टीम भी बन सकती है सर, टीम भी बन के ये हो सकता है कि सर्टन पीपल फ्रंट एंड पे बेहतर होते हैं, डिजाइनिंग वगैरह में सर्टन बैक एंड पे होते हैं, तो टीम बन के, क्योंकि यही बेस्ट वे होता है। अदरवाइज एक्सपर्टीज हर एक में लेनी वो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि टाइम होता है एक बंदे के पास। वो नहीं, वो तो हर चीज में एक्सपर्टीज आ भी जाएगी, लेकिन सब चीजों में एक्सपर्टीज एक साथ नहीं आएगी। जी हाँ, पहले एक चीज में आएगी, फिर दूसरी चीज में आएगी। फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आती हैं, किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ भी या एक टेक्नोलॉजी के साथ भी अपडेट रखना अपने आप को बड़ा चैलेंजिंग होता है। उससे बेहतर होता है कि टीम बने और फिर जो है ना उसके साथ साथ आप करते रहो। हो जाए टीम में ये होता है कि हर बंदा दूसरे बंदे पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो फुल स्टैक में ये है कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट बंदे हो जाते हैं। बहरहाल लर्निंग के हिसाब से और जो है ना वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसको फॉलो करना चाहिए जिस हद तक जा सकते हैं। सर ये एक एरर कॉमन आ रहा था उसमें जब ऑगमेंटेशन यूज की थी कि टेंसरफ्लो योर इनपुट डाटा रन आउट ऑफ डाटा इंटरप्टिंग ट्रेनिंग। अपनी स्क्रीन को जो है ना वो शेयर करें ताकि वो एरर को मैं देख। पर वो कोड अभी है नहीं मेरे पास, वो किसी और जगह में। मेरे साथ भी एक इशू है, मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी कर लीजिए। सर एक बात पूछनी थी सर। जी पूछे। सर जो मास्टर्स है डेटा साइंस में, वो जो है वो वर्क करता है अगर हम डेटा साइंस की फील्ड में अगर कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो? मास्टर्स इन डेटा साइंस, हाँ MS इन डेटा। हाँ वर्थ क्यों नहीं करता, भी बहुत वर्थ करता है। और मतलब पाकिस्तान से बंदा कर सकता है या बाहर से करे? जहाँ से भी करे यार, बाद में काम करना पड़ेगा, बस ये याद रखना, काम आना चाहिए।
आपके पास पोर्टफोलियो बनता रहना चाहिए, वर्किंग आपके पास जो है ना अच्छी होनी चाहिए। बाहर से भी करके आ जाएंगे, चलिए ठीक है, कोई इम्प्रेस हो जाएगा, बाहर से कर लिया, आपको जो है ना वो डिग्री भी आपके पास है, लेकिन जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट में बैठेंगे तब क्या करेंगे जब तक आपको सर यहाँ पे जो पाकिस्तान में है, मतलब बहुत कम सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो प्योरली एआई में काम करते हैं या डेटा साइंस की फील्ड में काम करते हैं, और अगर मतलब किसी की कोई पोस्ट वगैरह आती भी है तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि यार हमें डेटा साइंस एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट चाहिए, लेकिन उसका 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करें? नहीं वो मांगने को तो वो मांगते हैं, बट अगर आपके पास जो है ना क्वालिफिकेशन मीट कर रही होगी, आपके पास पोर्टफोलियो होगा तो काम चल जाता है, ठीक है ना। और लग रही हैं जॉब्स यहाँ कराची में, तो मैं बहुत जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा ऑक्युपाई हो रहे हैं डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, बिजनेस इंटेलिजेंस में। लाहौर में भी काइंडली जरा बता दीजिएगा। सर लाहौर में, मैं लाहौर में हूँ ना, तो मुझे लाहौर में ना काफी ज्यादा इश्यूज जो हैं इस मतलब यहाँ पे सर सिर्फ एक से 2 सॉफ्टवेयर हाउस हैं लाहौर में, एक नेक्स्टविच के नाम से है, लेकिन वो सर इंटर्नशिप प्रेफर ही नहीं करते हैं। यार अभी मेरे एक स्टूडेंट की जॉब लगी है, आपका लाहौर का ऑफिस है, वो कराची से काम कर रहा है, वी क्रंच के नाम से बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन की बात है, उससे 10 दिन की बात होगी बल्कि ज्यादा। सर आप लाहौर वाले जरा गाइड कर देंगे इसके रिलेटेड जो है। और इस वक्त जो है वो रिमोट जॉब चल रही है, तो उसमें तो मसला ही नहीं है लाहौर का होना या कहीं और का होना, सब होम बेस्ड चल रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आप सलाम। काइंडली अपना व्हाट्सएप सर जो चैट में शेयर कर देना। क्या सर मेरे सर व्हाट्सएप जो है क्लास का बना हुआ है, वो काइंडली चैट में भाई कोई व्हाट्सएप का लिंक जो है वो चैट में डाल दो। सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आप पेज डिस्प्ले है स्क्रीन पर, इसके थोड़ा सा ऊपर एक कोड में मसला था। ये नीचे से नीचे थोड़ा सा नीचे वाला, ये थोड़ा सा नीचे, ये इससे भी नीचे सर, जो ऐसे थोड़ा सा ऊपर जो कोडिंग था प्रिंट यहाँ सर नीचे, और प्रिंट हमने लिखा था इससे थोड़ा सा नीचे, थोड़े नीचे डाटा समरी की बात कर रहे हैं सर, वो जो नहीं इससे थोड़ा ऊपर, हाँ समरी नहीं है, ये समरी से थोड़े से नीचे, ये कुछ और हमने पेज नंबर क्या, प्लीज पेज नंबर बताएं, इसका टाइम ना जाया करें यार। 100 ये सर इसमें जो हमने आउटपुट डिस्प्ले किया है, इसमें 30 और ये 4 ये समझ नहीं आ रहा। 30 और 4 ये समझ नहीं आ रहा जी सर। अच्छा ये असल में आज मैंने ये समझाना था फीचर एक्सट्रैक्शन विद डाटा ऑगमेंटेशन। ये हमने पिछली दफा तो नहीं पढ़ा था ना ये सर, मैंने आगे पढ़ लिया है, प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। पढ़ा दें, अभी आपने अभी नहीं पढ़ाया हुआ। अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, अभी मैं समझा। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक काम कर लिया था पिछली क्लास में, फीचर एक्सट्रैक्शन विद यूजिंग प्री ट्रेन्ड कन्वोल्यूशनल बेस जो है वो इस्तेमाल करके। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स यूजिंग प्री ट्रेन्ड कन्वोल्यूशनल बेस, ये हमने काम कर लिया था, जो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह जो है वो यहाँ पर कन्वोल्यूशनल बेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और करंट हमारी जो पिक्चर्स हैं उनका इनपुट जो है वो यहाँ पे दे दिया जाता है, और यहाँ से जो फीचर्स निकलते हैं ट्रेन फीचर्स, वैलिडेशन और टेस्ट फीचर्स में किस तरह उनको सेव किया जाता है। उसके बाद उनकी डायमेंशन चेंज करके
अपने मॉडल को इनपुट के तौर पे यहाँ पे दे दिया जाता है टेस्ट, और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाता है। अब की बारी जो हमने काम करना था वो फीचर एक्सट्रैक्शन विद डेटा ऑगमेंटेशन करना था। अच्छा, डेटा ऑगमेंटेशन करने के लिए ये खुद कहते हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि डेटा ऑगमेंटेशन में डेटा जो है ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारा सिस्टम जो है, जो नॉर्मल सीपीयू है मेरे आपके पास, वो उसको कैटर नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो कोशिश ये करें इसके लिए जीपीयू चलाएं, या अब जीपीयू अगर किसी के पास है दैट्स वेरी गुड, नहीं है तो फिर इसको कोलैब पे काम करना पड़ेगा। कोलैब पे काम करने के लिए आपको छोटा सा जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि हाउ टू माउंट डेटा ऑन कोलैब फ्रॉम ड्राइव। आपका जो डाटा है कैट एंड डॉग वाला डाटा, वो अपनी गूगल ड्राइव पे रख देंगे आप। गूगल ड्राइव पे रखने के बाद उस डाटा को आप माउंट करा लेंगे, ठीक है, कोलैब के साथ एक छोटी सी कमांड देके, तो वो आपका डाटा जो है गूगल ड्राइव से कोलैब पे कनेक्ट हो जाएगा। तो और गूगल कोलैब के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो यू कैन ईजिली यूज जीपीयू टीपीयू जो भी आपने यूज करना है वो वाला जो है प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, जब तक कोलैब चलता है अच्छा, कुछ चीजें जो इसके अंदर समझते हैं हम कि अभी ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिंपल काम किया हुआ है, ये अपने लेयर्स हैं, आपने मॉडल बनाया, मॉडल के अंदर अपना जो इंपोर्ट किया है आपने कन्वोल्यूशनल बेस, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कन्वोल्यूशनल बेस पूरा उठा के यहाँ रख दिया। समझ लें यहाँ तक तो क्या आ चुका है, BGG 16 मॉडल आ गया। अगर मैं यहाँ समरी में देखूं लेयर टाइप में, डायरेक्ट हमारे पास हमारे मॉडल के अंदर एक लेयर के तौर पे पूरा मॉडल यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस एक लेयर के अंदर पूरा मॉडल यहाँ पर आ गया। ओके हो गई बात। इतने पैरामीटर जनरेट हुए हैं, ये हमने पीछे देखे हुए, इतने पैरामीटर लेकर आया था ये 14 मिलियन के करीब। उसके बाद इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हमने फ्लैट कर दिया। फ्लैटन लेयर जो है स्टेटलेस है, इसमें कोई पैरामीटर जनरेट नहीं हो रहा। ओके, फिर उसके बाद हमने जो भी आउटपुट आया उसे डेंस लेयर को दे दिया, सिग्मोइड लगा दिया, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये सिंपल सा काम है, मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। पिछली दफा से चेंज है, पिछली दफा हमने अपना इनपुट लिया था, उसको कन्वोल्यूशनल बेस को प्रेडिक्ट कराया था, उसको सेव करा दिया। अभी ऐसा काम नहीं कि हमने डायरेक्ट मॉडल उठा के अपने मॉडल के अंदर इम्बेड कर दिया, ठीक है। अब क्या है लेकिन इम्बेड तो हमने कर दिया है, हम कराने जा रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन विद ऑगमेंटेशन। थोड़ी सी टेक्निक यहाँ पर चेंज होगी। ये कहते हैं कि भाई BGG 16 में आपके पास 14 मिलियन पैरामीटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा है, और जो क्लासिफायर आप डेंस का लगा रहे हैं उसके भी 2 मिलियन पैरामीटर्स हैं। 2 मिलियन पैरामीटर्स यहाँ पर ही आ गए, ठीक है। तो टोटल जो है वो 16 मिलियन पैरामीटर हो गए। तो बिफोर यू कंपाइल एंड ट्रेन द मॉडल, अगर आप इस सूरत में कंपाइल करेंगे और मॉडल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो क्या होगा, सारे पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये 16 मिलियन पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और BGG 16 की जो ट्रेनिंग आपके पास इंपोर्ट होके आई हुई है प्री ट्रेनिंग, वो भी सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रीज द कन्वोल्यूशनल बेस। हम कन्वोल्यूशनल बेस को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि उस मॉडल के पैरामीटर्स अब डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो फ्रीज हो गए। यानी अगर पूरे मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे हैं और जितनी लेयर्स आपने फ्रीज की हुई हैं तो उन लेयर्स की ट्रेनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, जो भी उनके वेट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे।
इसीलिए यहाँ पर जब समरी देखते हैं तो बाज जगह पर ट्रेनेबल पैरामीटर्स लिखा होता है, बाज जगह पर और अगली लाइन में नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स ये वो पैरामीटर्स हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग चेंज होते रहेंगे, अपडेट होते रहते हैं। एंड नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने फ्रीज किया हुआ है, वो ट्रेन नहीं होंगे, ठीक है, वो फिक्स रहेंगे, जो थे वही रहेंगे, उनकी वैल्यूज अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। तो फ्रीजिंग अ लेयर और सेट ऑफ लेयर्स, फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक लेयर या कई लेयर्स को फ्रीज करना, इसका मतलब है प्रिवेंटिंग देयर वेट्स फ्रॉम बीइंग अपडेटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसके वेट्स को ट्रेनिंग से रोकना। If you do this, then the representations that were previously learned by the convolutional base will be modified during training. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी मैंने बात बताई, तो जो representations during training previously यानी जो प्री ट्रेन लिया है अपने नेटवर्क, उसमें जो कुछ लर्निंग की थी वो सब क्या हो जाएगी, वो मॉडिफाई हो जाएगी, because the dense layer on the top are randomly initialized, क्योंकि जो टॉप पर आपने डेंस लेयर लगाई है वो रैंडमली इनिशियलाइज होगी। वेरी लार्ज वेट अपडेट्स वुड बी प्रोपेगेटेड थ्रू द नेटवर्क, इफेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग द रिप्रेजेंटेशन प्रीवियसली लर्न्ड। जी उसामा शकील सवाल पूछे। उसामा। सर सवाल ये पूछना था कि इसका मतलब है कि मतलब जब भी प्री ट्रेन मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाएगा, मतलब पहले ट्रेन हुआ फिर बाद में, तो उसके वेट्स जितने भी हैं वो फ्रीज होते जाएंगे खुद ही? नहीं, खुद नहीं होंगे, खुद नहीं होंगे। देखें, इसको यूं समझ लें, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास जो है ये एक जो है ना प्री ट्रेन मॉडल है, सॉरी ये हमारा प्री ट्रेन मॉडल है जो हमने ले लिया है, ठीक है, और ये प्री ट्रेन मॉडल है, ठीक है, और ये हमारे पास हम एक मॉडल की लेयर्स लगा रहे हैं, दूसरी लेयर लगाई हमने, तीसरी लेयर में हमने क्या किया, ये प्री ट्रेन मॉडल जो है वो एम्बेड कर लिया अपने मॉडल के अंदर, और हमारी अगली लेयर्स जो है वो कंटिन्यू है। ओके अब होगा क्या, अब होगा भाई ये कि जब ट्रेनिंग शुरू होगी, जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो इसके वेट्स अपडेट होंगे, फिर इससे निकल के इसके वेट अपडेट होंगे। अच्छा, इसके वेट जो हैं वो पहले ही ट्रेंड वेट्स हैं जो हम ठोक बजा के जो है ना लेकर आएंगे, ये मॉडल के वेट्स जो है ना अपडेट एंड ट्रेनिंग अच्छी हुई। जब ये इनपुट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, जब ये इनपुट इसके अंदर जाएगा तो डेफिनेटली इसके वेट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जब इसके वेट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो ट्रेनिंग जो पहले हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है ना और अच्छी हो जाएगी और बुरी हो जाएगी, लेकिन ये वेट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिस आउटपुट की बुनियाद पर आपने इसको सिलेक्ट किया था वो आउटपुट अब चेंज आने लगेगा, यानी इसकी ट्रेनिंग मजीद खराब भी हो सकती है, मजीद अच्छी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो आपके जो आउटपुट्स हैं वो यहाँ पर जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इस पूरे को यूटिलाइज करने का जो मकसद था वो जाया हो जाएगा, क्योंकि सारे वेट जो है, और अगर इतने सारे वेट जब शुरू से लेके आखिर तक ट्रेन होंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल एक मॉडल की तरह काम करेगा, जिस तरह हम अपना स्क्रैच से मॉडल बनाते हैं और वो इतना लंबा जो है ना ट्रेनिंग में टाइम लेता है, सारी चीजें लेता है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फिर बेसिकली अब क्या होगा, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम जो मॉडल ले रहे हैं इस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी, ये हमारा प्री ट्रेन मॉडल है, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको फ्रीज कर देना है, ठीक है,
ये फ्रीज्ड मॉडल है। और अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई जब हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे और दूसरी लेयर्स जो है वो ट्रेनिंग शुरू करेंगी, तो ये यहाँ तक के जो वेट्स हैं वो तो अपडेट हो रहे होंगे, इसके वेट्स अपडेट नहीं हो रहे। तो फिर इसको रखने का फायदा क्या है? तो अब इस पूरे मॉडल को, मैंने पहले भी बात समझाई थी कि हम पूरे मॉडल को अनफ्रीज नहीं करेंगे, हम इसकी कुछ लेयर्स, एक लेयर या दो लेयर जो है वो सिर्फ अनफ्रीज कर देंगे। समझ रहे बात? ताकि ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये इसके साथ जो है वो ट्रेन हो जाए, इसके साथ कंबाइन हो जाए। अभी ये टेक्निक हम देखेंगे नीचे कोडिंग के थ्रू। तो ये अब दोनों जो मॉडल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, वो कंबाइन हो गए एक लेयर को अनफ्रीज करके। अब इधर आ जाए। अब हमने क्या किया, ये कहता है अभी in Keras you freeze a network by setting its trainable attribute to false। किसी मॉडल का ट्रेनेबल एट्रीब्यूट अगर फॉल्स कर दूं तो वो अनट्रेन हो जाएगा, और ट्रू कर दूंगा तो वो ट्रेनेबल हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ क्या 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 प्रिंट दिस इज द नंबर ऑफ ट्रेनेबल वेट्स। अब ट्रेनेबल वेट्स कैसे निकालें? लेंथ, मॉडल हमारा क्या है, मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स। मॉडल हमने क्या बनाया अभी, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल का ऑब्जेक्ट है। इस मॉडल के ऑब्जेक्ट को हमने बोला इसका एक पैरामीटर होगा ट्रेनेबल का, जैसे मैंने भी यहाँ बताया कि हर मॉडल का एक ट्रेनेबल का पैरामीटर्स होता है। तो मॉडल का ट्रेनेबल वेट्स का जो है ना वो पैरामीटर उठाया और उसकी लेंथ मालूम कर ली। जब उसकी लेंथ मालूम की तो इसकी लेंथ क्या बता रही है, ये इसका आउटपुट आ रहा है। दिस इज द नंबर ऑफ ट्रेनेबल वेट्स बिफोर फ्रीजिंग द कन्वोल्यूशनल बेस। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 30 ट्रेनेबल वेट्स। अच्छा, कन्वोल्यूशनल बेस का ट्रेनेबल अब हमने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया। अब जो ट्रेनेबल थे वो सारे के सारे फॉल्स हो गए। अब हमने आफ्टर फ्रीजिंग जब हमने इसकी लेंथ ली है तो ये क्या बता रहा है, मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स। अब इसके जो ट्रेनेबल वेट्स आ रहे हैं आफ्टर फ्रीजिंग द कन्वोल्यूशनल बेस वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रीज करने से पहले और फ्रीज करने के जो है ना वो बाद है। अब आगे देखेंगे इसको हम करेंगे क्या। With this setup, only weights from the two dense layer that you added will be trained। अब क्योंकि हमने ट्रेनेबल को बिल्कुल ही फ्रीज कर दिया, जैम कर दिया, ठीक है, तो दैट्स टोटल ऑफ 4 वेट टेंसर्स, 2 पर लेयर। 4 वेट टेंसर्स जो है ना वो जनरेट होंगे। जी नुमान अजीज सवाल पूछ रहे हैं। नुमान सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अब सारे ट्रेनेबल पैरामीटर जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं, तो ये 4 क्यों आ रहे हैं? नहीं, सारे इधर देखो 4 इसलिए आ रहे हैं कि जब हमने सारे ट्रेनेबल फ्रीज कर दिए, किसके, ट्रेनेबल वेट्स। ठीक है, दिस इज ट्रेनेबल वेट बिफोर फ्रीजिंग द कन्वोल्यूशनल बेस को फ्रीज करने से पहले। और कन्वोल्यूशनल बेस को फ्रीज और अनफ्रीज कर रहे हैं ना, तो ये जो डेंस वाली लेयर है ये तो बाकी है ना, अभी 2 लेयर। इसका वेट और बाइस, इसका वेट और बाइस 2 टेंसर हो गए, इसका वेट और बाइस 2 टेंसर हो गए, तो 4 जो है इसके टेंसर अभी फ्री है। ठीक सर समझ आ गया। ठीक है, 4 टेंसर जो है उसके फ्री है। 30 में से जो 26 टेंसर हैं जो कन्वोल्यूशनल बेस के थे वो जो है वो फ्रीज हो गए। ठीक सर। अच्छा, तो अब ये जो सेटअप लगा है इसमें कन्वोल्यूशनल बेस तो फ्रीज हो गया, लेकिन ये यहाँ ये बात आ गई, टोटल ऑफ 4 वेट टेंसर्स, जो 2 टेंसर हैं 2 पर लेयर, द मेन वेट मैट्रिक्स एंड द बायस वेक्टर। ये 2 हर लेयर में होंगे ना, 2 टेंसर हर लेयर में होते हैं, एक वेट का टेंसर एक बायस का टेंसर।
ये बाकी रहेंगे। नोट दैट इन ऑर्डर फॉर दीज चेंजेस टू टेक इफेक्ट यू मस्ट फर्स्ट कंपाइल द मॉडल। अब हमने क्या करना है, हमने स्टेप को याद रखिएगा कि इसी सेटअप के साथ मॉडल को कंपाइल करना है। कन्वोल्यूशनल बेस फ्रीज है, डेंस लेयर अनफ्रीज है। If you ever modify weight trainability after compilation, you should then recompile the model or these changes will be ignored. अगर आप मॉडिफाई करेंगे, मॉडल को मॉडिफाई करेंगे, वेट ट्रेनेबिलिटी को मॉडल मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, तो हमें मॉडल को दोबारा कंपाइल करना पड़ता है, याद रखिएगा, खाली फिट मेथड नहीं। कंपाइल मॉडल हमेशा, मॉडल के अंदर जब भी चेंजेस करेंगे ना, आप कोई नई जो है ना पैरामीटर मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कंपाइलेशन का स्टेप आपको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि उसकी नई ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए और फिर उसके ऊपर फिट मेथड चले। वरना अगर आप कंपाइल नहीं करेंगे, मॉडल में चेंजेस कर लेंगे, मैं ये बात दोबारा बता दूं, जैसे ये मॉडल है, इसको मैंने चला लिया, चल गया। अब अगर मॉडल में यहाँ पे मैं 256 के बजाय 512 लगा रहा हूँ, तो मुझे मॉडल को डेटा देने से पहले उसको एक बार फिर कंपाइल का फंक्शन जो है वो दोबारा चलाना पड़ेगा ताकि ये चीज मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए, अदरवाइज वो प्रीवियस आउटपुट ही दिखाएगा। अच्छा, अब क्या हो गया, नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग योर मॉडल विद द सेम डेटा ऑगमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन दैट यूज्ड इन द प्रीवियस मॉडल। अभी क्या हुआ है, सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि हमारा कन्वोल्यूशनल बेस जो हमने इंपोर्ट किया है वो फ्रीज है, सिर्फ डेंस लेयर जो है वो ओपन है। उसी डेंस लेयर पर रहते हुए वही हमने अपना जो डेटा ऑगमेंटेशन वाला कोड था उसको इम्प्लीमेंट किया एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुई, हमारा डेटा सेट वही है, इसलिए कोई इसमें चेंजेस नहीं हुई है। वैलिडेशन टेस्ट ये हमने यहाँ पर कंपाइल लगाया, कंपाइल लगाने के बाद मॉडल डॉट फिट लाया। अभी हमारा जो है वो कन्वोल्यूशनल बेस फ्रीज है। अच्छा, बाज लोग जो मुझे एरर कोट कर रहे थे कि जिनके पास एरर आ रहा है, उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम नहीं चला पा रहा हो, वो सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा, वो कंपाइलेशन और प्रोसेसिंग का एरर दे रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ईपॉक्स स्टेप्स पर ईपॉक जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ये 100 है, इसको 50 कर दें। वैलिडेशन ईपॉक्स 50 हैं, इसको 25 कर दें। इन केस अगर 50 पे भी नहीं चलता तो आप इस पैरामीटर को हटा दें, स्टेप्स पर ईपॉक्स को हटा दीजिए, वैलिडेशन स्टेप्स को भी हटा दीजिए या 0 सेट कर दीजिए, तो आपका जो सीपीयू है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो प्रोसेसिंग जो है वो कर सकेगा, और वो जो एरर आपके पास ड्यूरिंग ईपॉक चलने के 1-2 ईपॉक के बाद ही वो एरर आ जाता है, ये 5 ईपॉक के बाद आ जाता है, वो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो इस वजह से है कि ये जब 100 ईपॉक्स लेते हैं, यानी एक डेटा भेजने में हमें एक स्टेप लेना पड़ता है, एक ईपॉक आइटरेशन होती है, उस आइटरेशन को 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर आपके पास 100 डेटा एग्जाम्पल्स हैं तो 100 × 100 वो 10,000 स्टेप हैं, तो ये प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास वो डेटा शॉर्टेज का जो है ना वो एरर देना शुरू कर देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस पैरामीटर को रिमूव कर दें या पहले लेस करके देखें कि अगर आपका सिस्टम इसको हजम कर पा रहा है कम करने के बाद तो वेल एंड गुड है, फिर भी नहीं हो पा रहा इसको कम करते जाएं, या बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो इसको 0 सेट कर दें या इसको रिमूव ही कर दें यहाँ से, तो भी काम जो है वो चल जाएगा। अच्छा, तो जब ये रिजल्ट अब हमने प्लॉट किया है यहाँ पर, लेट्स प्लॉट द रिजल्ट अगेन। एज यू कैन सी यू रीच अ वैलिडेशन एक्यूरेसी अबाउट 96%. This is much better than you achieve with a small convolutional net trained from scratch. ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी है जो हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क स्क्रैच से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने ट्रेन किया था, उससे बहुत अच्छी है। लेकिन अभी इसके अंदर क्या हुआ है, अभी इसके अंदर जो सेटअप हुआ है वो ये हुआ है कि प्री ट्रेन नेटवर्क जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया हमने। यूं समझ लो कि ये पूरा VGG16 ही आ गया है, पूरा VGG16 पे ही काम किया है हमने, सिर्फ आगे डेंस लेयर जो है वो अपनी अटैच कर दी है, जो हम शुरू से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि हम प्री ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, उसका टॉप जो है वो रिमूव करेंगे, अपना मर्जी का टॉप लगाएंगे और उसके ऊपर ट्रेनिंग कर देंगे। ठीक है,
तो ये काम बड़ा सिंपल सा ही काम हो गया। इसमें हमने जो है वो ऑगमेंटेशन भी इस्तेमाल कर ली है। एक्यूरेसी बेहतरीन आ रही है, तकरीबन उसके साथ साथ चल रही है, उसी डायरेक्शन में लॉस भी उसी के साथ साथ जो है ना वो चल रहा है। अब अगर हमने इसको मजीद फाइन ट्यून करना है, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई है? यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे फाइन ट्यूनिंग पे चलूं। जी दोस्तों, जी अब्दुल्ला, सज्जाद भाई। सर ये एक दफा जो प्लॉट है ये तो एक्सप्लेन कर दें कि ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस में ये जो डॉट्स और लाइंस रिप्रेजेंट किस तरह हो रही है। अरे यार ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, पहली एग्जाम्पल से करते हुए आ रहे हैं। चलो दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। अच्छा, इसका प्लॉट जो है अभी यहाँ तो प्लॉट ने दिया भी नहीं है, इसी वजह से कि भाई इतनी बार कर लिया, खुद ही प्लॉट कर लेना। कोड इन दिया इसका, मैं पीछे समझा देता हूँ। ये आ गया, देखो जब आप ये हिस्ट्री मेथड ये फंक्शन चलाते हैं तो हिस्ट्री में सारी वैल्यूज आ जाती है। जो आपके पास ईपॉक्स चलते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर भी 4 चीजें आ रही होती हैं, ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो वो 4 चीजें यहाँ रिटर्न हो जाती हैं। अब इस हिस्ट्री के अंदर से, हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने एक डिक्शनरी बनी हुई, उसका नाम भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में से हमने कहा भाई हिस्ट्री के अंदर से हिस्ट्री की डिक्शनरी में जाओ, उसकी की जो है वो एक्यूरेसी है। इस की के अगेंस्ट जितनी एक्यूरेसी की वैल्यूज हैं वो सारी उठा के इस एक्यूरेसी के वेरिएबल में डाल दो। तो अगर आपने 100 ईपॉक चलाए होंगे तो 100 एक्यूरेसी आ रही होंगी। अगर आपने 50 ईपॉक चलाए होंगे तो 50 एक्यूरेसी आ रही होंगे। 50 की 50 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ पर आ गई। इसी तरह जब 50 एक्यूरेसी आई तो 50 वैलिडेशन एक्यूरेसी भी आ रही होगी। तो हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री में गए, वैलिडेशन एक्यूरेसी की दी उसको, सारी वैलिडेशन एक्यूरेसी आ गई। तो 50 एक्यूरेसी आ गई, 50 वैलिडेशन एक्यूरेसी आ गई। अगर आपको नहीं पता, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता चलेगा की क्या है, तो आप कुछ ना करें, आप लिखें कमांड लाइन पे हिस्ट्री डॉट कीज। आपके पास हिस्ट्री के अंदर जो ये वाली डिक्शनरी है इसकी जितनी कीज हैं वो आ जाएंगी। आपने डिक्शनरी पे काम किया हुआ है, डॉट वैल्यूज करते हैं वैल्यूज आ जाती हैं, डॉट आइटम्स करते हैं दोनों आ जाती हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी की है क्या, तो मैं हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री आगे डॉट कीज का फंक्शन लगाऊंगा, मेरे पास वो दिखा देगा ये की है। तो मैं उसकी मदद से, क्योंकि बुक वालों को मालूम है कि क्या क्या की है, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दी। इसी तरह लॉस की मदद से सारे लॉसेस उठा लिए, वैलिडेशन लॉस की मदद से सारे वैलिडेशन लॉस उठा लिए। ओके, अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, लॉस एंड वैलिडेशन लॉस। यही 4 चीजें हमारे पास आती हैं। क्योंकि हमने ईपॉक्स जो है ग्राफ प्लॉट करते हुए ईपॉक्स हमने एक्स एक्सिस पे रखने हैं और बाकी सारी चीजें वाई एक्सिस पे रखनी है। तो कितने ईपॉक्स चलाए हैं यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो भाई जितनी नंबर ऑफ एक्यूरेसी आ रही होंगी इतना मतलब है उतने ही ईपॉक्स चलाएं। तो यहाँ पर ये डायनामिक करने की बजाय मैं अगर मुझे जबानी भी डालने पड़े 100 ईपॉक्स चलाएं तो मैं डाल दूंगा। तो उतने रेंज रख दूंगा, 1 से लेके 1 से शुरू किया इसलिए एक आगे बढ़ाना पड़ गया, अदरवाइज 0 से शुरू करता तो वही चल जाता। 1 से शुरू होके फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एक्यूरेसी सारे 100 ईपॉक्स हैं तो 100 प्लस 1, 1 से लेके 101 तक के रेंज जनरेट होगी ईपॉक्स, नंबर ऑफ ईपॉक्स 100 ईपॉक्स जनरेट हो जाएंगे 1 से लेके 101 तक। अब हमने क्या किया, प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे ईपॉक्स आ गए, वाई एक्सिस पे एक्यूरेसी आ गई। और डिजाइन कैसा होगा, ब्लू कलर के डॉट्स बने हुए होंगे, BO का मतलब है ब्लू डॉट्स, B फॉर ब्लू कलर है। और ये सर्किल जो बना हुआ है दिस रिप्रेजेंट्स के ये गोल 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 सर्किल आएंगे। लेबल क्या लगेगा उसके बाद ट्रेनिंग एक्यूरेसी। और दूसरा प्लॉट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ईपॉक्स एक्स एक्सिस पे चलेगा, वाई एक्सिस पे वैलिडेशन एक्यूरेसी, और एक खाली ब्लू लाइन आएगी, कोई डॉट्स नहीं आएंगे, लेबल वैलिडेशन एक्यूरेसी। टाइटल कर लिया, रख गया लेजेंड फिगर। उसके बाद दूसरा जो प्लॉट इसी में किया, ईपॉक्स लॉस को प्लॉट कर लिया और वैलिडेशन लॉस को प्लॉट कर लिया, इसने शो करा दिया बस किया करके।
ये इपॉक्स चल रहे हैं 0, 5, 10, 30 इपॉक्स, और ये आपकी एक्यूरेसी चल रही है पॉइंट्स में। अब्दुल्ला भाई, ये ओसामा, ये सवाल हो गया। और किसका सवाल है भाई? फौजिया। सर मैंने एक चीज क्लियर करनी थी, जो आपने बात की कि जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल है उसमें से हम सारे वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे, कुछ वेट्स को करेंगे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने इसमें से वेट्स को वो काम अभी हमने किया नहीं है फौजिया, अभी वो काम हमने किया नहीं है कि थोड़े एक आध लेयर को अनफ्रीज नहीं किया। अभी तो मैंने बताया ना बार बार कि अभी हमारा सेटअप क्या है, जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है उसको बिल्कुल फ्रीज रखा हुआ है, सिर्फ डेंस लेयर को क्या किया है, वो ट्रेन कराया है। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने अभी अपने मॉडल को मीटिंग से लीव हो गए। The recording has stopped. This meeting is being recorded. अच्छा भाई, तो मैं बात ही कर रहा था, अभी रेज हैंड वालों के सवाल लेते हैं कि अभी तक हमारा जो सेटअप है वो ये है कि हमने अपने मॉडल को फ्रीज ही रखा हुआ है, और क्या वाली बात, मॉडल जो हमारा फ्रीज है वो ट्रेन नहीं होगा, सिर्फ उसका आउटपुट निकलेगा और हमारी अगली लेयर को जो जाएगा। यहाँ से कन्वोल्यूशनल बेस से आउटपुट जो है वो निकलेगा, इसका जो भी आउटपुट है वो फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद हमारे पास डेंस लेयर में चला जाएगा और हम उसकी ट्रेनिंग को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है जी रिजवान। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप मॉडल को फ्रीज कर देते हैं तो उससे तो सारे पैरामीटर्स जो उससे रेलेवेंट हैं वो तो अनट्रेंड होके निकलेंगे। ठीक है, पीछे से ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ रहे होंगे और उसके साथ अनट्रेंड पैरामीटर्स के साथ वो फिर प्रोसेस होंगे, मर्ज होंगे, फिर आगे जाके वो डेंस लेयर में ऐड होंगे। सॉरी, पहले फ्लैटन होंगे, उसके बाद डेंस लेयर में ऐड होंगे। ठीक है, तो सर ये प्रोसेस थोड़ा सा मुझे समझने में दुश्वारी आ रही है कि अच्छा मैं क्लियर करता हूँ दोबारा, मैं दोबारा समझ गया आपकी बात। देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि डेंस लेयर में कभी हम 512 वो लेते हैं, कभी 256 लेते हैं, और क्या ज़रूरी है कि हम 2 डेंस लेयर लगाएं, मतलब ये भी क्लियर कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, रिजवान का सवाल ये है, देखिए
पहले पार्ट का जवाब देता हूँ कि जब हमने कन्वोल्यूशनल बेस को फ्रीज किया है, ठीक है, तो फ्रीज का मतलब सिर्फ ये है कि इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। देखो, इनपुट हमारे पास जब जाएगा, ठीक है, वो मॉडल से होता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज जो है वो यहाँ से इनपुट हुई मॉडल के अंदर, फिट मेथड चला तो कन्वोल्यूशनल बेस में उसका इनपुट गया, मॉडल से होता हुआ कन्वोल्यूशनल बेस के पास पहुंचा। कन्वोल्यूशनल बेस उस पिक्चर के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्या निकालेगा, इसके आउटपुट, और वो आउटपुट यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद वो आउटपुट डेंस लेयर में आएगा। यहाँ पर जो है जो भी ट्रेनिंग उसकी होनी है, वेट अपडेट होने हैं, वो होते रहेंगे। होने के बाद इसका यहाँ पर जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। कन्वोल्यूशनल बेस आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन वो अपने जो पैरामीटर्स हैं, जो ट्रेंड पैरामीटर्स हुए हुए हैं, उसकी मैट्रिक्स को डिस्टर्ब नहीं होने दे। बस सिर्फ इसको आप दें, फीड करें, वो अपना आउटपुट देगा और आगे डेंस लेयर में ले जाएं। अब आपको जो करना है करें। तो डेंस लेयर में हमारे जो है ना वो ट्रेनिंग होगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद हमें अगली लेयर पे जो है ना वो आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। ये तो पहली वाली बात हो गई। दूसरी वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर इनका कहीं 256 दे रहे हैं, कहीं 512 दे रहे हैं। तो ये हमने डेंस लेयर जब पढ़ी थी चैप्टर 1 के अंदर, 2 के अंदर, तो वहीं मैंने समझाई थी कि ये आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपकी मॉडल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग की जो स्किल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने इनपुट को देखते हुए डिसाइड करें कि यहाँ आपको कितने न्यूरॉन्स देने, 256 देने, 512 देने, 1000 देने, 2000 देना है या इससे भी कम देने। ठीक है, तो ये तो आपके अपनी जो है ना वो इंट्यूशन के ऊपर था कि आप अपने इनपुट डेटा साइज को देखते हुए इस साइज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जान भाई, बात क्लियर हुई है? उसामा कोई सवाल है या आगे चलूं? यस सर, मुझे सिर्फ वो बता दें कि वो जो आपने 30 वेट्स जो हैं, जहाँ पे आपने ट्रेनेबल कहा कि ये 30 वेट्स हैं, उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो मतलब कैसे 30 वेट्स बनते हैं। ठीक हो गया जी। उर्सलान, सर ये ग्राफ में वैलिडेशन और दूसरी जो एक्यूरेसी है वो दोनों ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं, वो उसकी क्या रीजन? प्री ट्रेन्ड यूज किया है मॉडल तो फिर भी उसमें। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कौन सी जो है वो अपोजिट साइड पे जा रही है। वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, जो ये ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस जो नीचे अपोजिट कहाँ जा रही है? ऊपर से शुरू हो रहा है, कम की तरफ जा रहा है। ठीक है, शुरू में ट्रेनिंग लॉस 40% था, 0.4, फिर ईपॉक्स आगे बढ़ते गए, ये लॉस कम होता गया। देखो ईपॉक आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर देखें, ये ईपॉक्स जैसे जैसे यूं बढ़ते जा रहे हैं तो ट्रेनिंग लॉस जो है वो कम होता जा रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना हुआ, और 30 ईपॉक्स चलने के बाद बिल्कुल कम लॉस रह गया, 0.1% रह गया। बोले इसमें क्या समझ? मे बी वो कुछ दूसरा इमेज था, वो किसी और मॉडल का होगा तो उसमें था, ये वाला वो पिक्चर ड्राइंग नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में तो कहीं पर भी एक ये वाली थी एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेसी जो है बॉक्स से ऊपर की तरफ जाती है, बढ़ती जाती है 100। चलें आए तो सामने फिर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब चलें आगे। तो अभी हमारे पास जो है वो इस केस के अंदर 96% तक हम ले गए, जहाँ हमने प्री ट्रेंड यूज किया और मजे से जो है ना हमारा काम हो गया। सिर्फ डेंस लेयर के हमारे 2 मिलियन पैरामीटर जनरेट हुए, बाकी हमारा प्री ट्रेंड नेटवर्क था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अच्छा काम हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस 96% से भी और आगे बढ़े, एक्यूरेसी हमारी और आगे बढ़ जाए। तो हम अब जो काम करने जा रहे हैं वो फाइन ट्यून करने जा रहे हैं।
ठीक है, फाइन ट्यून में वो वाला काम होगा जो मैं आपको समझा रहा था, कुछ लेयर्स को फ्रीज से अनफ्रीज करूंगा ताकि मेरा डेंस जो है उसके साथ चिपक जाए। अभी मेरा डेंस अलग है और मेरा कन्वोल्यूशन जो है वो अलग है, मैं इन दोनों को आपस में जरा ज्वाइनिंग कराने के लिए हम फाइन ट्यून की तरफ जाते हैं। तो another widely used technique for model reuse complementary to feature extraction is fine tuning। फाइन ट्यूनिंग करें, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, consists of unfreezing of a few of the top layers of the frozen model base used for feature extraction। कुछ टॉप लेयर्स को फ्रीज किए हुए बेस मॉडल को क्या कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए, एंड जॉइंटली ट्रेनिंग बोथ द न्यूली एडेड पार्ट ऑफ द मॉडल, और ज्वाइंट ट्रेनिंग की जाए इसके साथ जो नया पार्ट यानी जो हमारा डेंस वाला पार्ट है जो हमने ऐड किया है उसके साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग की जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, पीछे जाके याद रखिएगा, अभी मैंने यहाँ क्या कहा है कि यहाँ पर कन्वोल्यूशनल बेस 100% फिक्स्ड है, इस पे इनपुट आएगा और आउटपुट निकल के बाद फ्लैट होके इसके बाद मिल जाएगा, और जो भी गड़बड़ होनी है अब वो इधर इस लेयर पे होनी है। यहाँ एक लेयर भी हो सकती है, 2 लेयर भी लगा लें, 3 लेयर लगा लें, इट्स अप टू यू। इन्होंने तो बड़ी सिंपल सी लेयर, एक लेयर लगा दी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल ज्वाइंट ट्रेनिंग नहीं थी, यहाँ तो कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ हुई है। अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कि इस की जो बहुत सारी लेयर्स हैं उन लेयर्स में से किसी एक लेयर को या 2 लेयर को डेंस के साथ ज्वाइंट कर दें। जब ज्वाइंट कर देंगे अब जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ इस लेयर की नहीं होगी, वो इसकी पहली लेयर के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी, जिससे नेटवर्क जो है जरा फाइन ट्यून हो जाएगा, थोड़ा रिजल्ट जो है वो उसका और बेहतरीन हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए हम सिंपली अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ लेयर्स को अनफ्रीज करने जा रहे हैं फाइन ट्यूनिंग में। देखें ये ब्लॉक डायग्राम दी हुई है, पिक्चर क्लियर कर देता है आराम से कि आपके पास कन्वोल्यूशनल ब्लॉक 1 है, ये फ्रीज हुआ है, कन्वोल्यूशनल ब्लॉक 2 है, ये फ्रीज हुआ है। ये कौन सा वाला ये डायग्राम आ रही है, ये कन्वोल्यूशनल जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है प्री ट्रेंड वाला, उसकी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है। 2 कन्वोल्यूशनल के बाद एक मैक्स पूलिंग, 2 कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूलिंग, 3 कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूलिंग, फिर आपके पास 3 कन्वोल्यूशन लेयर्स के बाद एक मैक्स पूलिंग, फिर आपके पास 3 कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूलिंग। ये आर्किटेक्चर था। तो एक एक ब्लॉक कहलाता है, एक ब्लॉक 5वां, चौथा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और 1 ब्लॉक। तो हमने, और नीचे हमारे पास डेंस क्लासिफायर लगा हुआ, वी फाइन ट्यून आवर ओनली फुली कनेक्टेड क्लासिफायर। हम आमतौर पर क्या करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को ट्रेन करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को ट्रेन करते हैं, ये ग्रीन पार्ट है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस वाले ब्लॉक को, जो ब्लॉक 5 है, इसको अनफ्रीज कर देंगे, बाकी सारा फ्रीज रहेगा। और जब ट्रेनिंग होगी तो वो अब ट्रेनिंग जो है वो इन दोनों को कंबाइन करके ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जब कंबाइन करके ट्रेनिंग होगी तो ये फाइन ट्यून हो जाएगा और रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे, चांसेस हैं पहले से बेहतर हो जाएंगे। जब ये बात समझ में आ गई है तो अब हम देखते हैं कि करके देखते हैं इसको, क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर आएगा। I stated earlier that it's necessary to freeze the convolutional base of registration in order to able to train the randomly initialized classifier network. For the same reason, it's only possible to fine-tune the top layers of the C base once the classifier in the tops has already been trained. If the classifier isn't already trained, then the error signal providing through the network during training will be too large. अच्छा, एक important चीज ये है कि पहले क्लासिफायर बेस को अलग से ट्रेन करेंगे। दोबारा सुन लें ये बात, रिपीट कर रहा हूँ, पहले नहीं की थी मैंने ये बात। पहले क्या करेंगे कि जो क्लासिफायर बेस है वो पहले ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद अनफ्रीज करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं, ठीक है। अगर आप दोनों को एक साथ चलाना शुरू कर देंगे तो एरर जो है प्रोफिट हो जाएगा कि
एंड प्रोपर्टी प्रीवियसली लर्न लेयर्स फाइन ट्यून विल डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ज़ाहिर है दोनों को साथ छेड़ेंगे तो स्टेप्स क्या क्या है? Add your custom network on the top of already trained best network. प्री ट्रेन नेटवर्क के ऊपर अपना कस्टम नेटवर्क लगा दो। ओके, बेस नेटवर्क को फ्रीज कर दो। स्टेप 2, ट्रेन द पार्ट यू एडेड, जो पार्ट आपने ऐड किया है यानी कि डेंस पार्ट, उसको ट्रेन करो। फिर उसके बाद अनफ्रीज करो नेटवर्क की लेयर्स को और फिर दोनों को दोबारा से दोनों के साथ ज्वाइंटली जो है वो ट्रेन कर दो। तो एक ये वाला जो स्टेप है वो याद रखिएगा कि हमने क्या करना है, पहले डेंस वाले पार्ट को ट्रेन करके फिर आपने ज्वाइंट लगाना है। अगर बगैर ट्रेन किए ज्वाइंट लगा दिया तो इट कैन प्रोपेगेट एन एरर। जी अब्दुल समद। सर आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है जी सर। हाँ, एंड पे तो हम ज्वाइन ही कर रहे हैं दोनों को, तो शुरू में क्यों नहीं ज्वाइन किया? इसकी रीजंस क्या आपके ख्याल में? शुरू में उसने यहाँ पर आपको एक रीजन दिया, देखें, कहता है कि भाई फॉर द रीजन इट्स ओनली पॉसिबल टू फाइन ट्यून द टॉप लेयर्स ऑफ द कन्वोल्यूशनल बेस once the classifier on the top has already been trained. If the classifier isn't already trained, then the error signal propagating through the network during training will be too large and the representations previously learned by the layers being fine-tuned will be destroyed. कि क्या होगा कि जो हमने अनफ्रीज किया हुआ है, ठीक है, अगर ये काम नहीं करूंगा तो जो अनफ्रीज किया हुआ है पार्ट, ठीक है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो हमें बाद में डिस्टर्ब करनी है ज्वाइंटली, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, पहले डिस्टर्ब हो जाएंगी इसके, अगर ये काम पहले ना किया जाए। एक तरह का डाटा लीक हो जाएगा उधर। क्यों? हाँ, यूं भी कह सकते हैं, डाटा लीक हो जाएगा, मतलब मिक्स अप हो जाएंगे दोनों, आप सेपरेट करके बाद में मिक्स कर रहे हैं। बाद में मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है उसका आर्किटेक्चर है। कन्वोल्यूशन ब्लॉक 1 यहाँ तक है, ब्लॉक 2 यहाँ तक है, ब्लॉक 3 यहाँ तक है, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, टोटल इतने हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, यू विल फाइन ट्यून द लास्ट 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स, आखिर की 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स को जो है फाइन ट्यून करेंगे। ये 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स है जो ब्लॉक 5 की, ठीक है, व्हिच मींस ऑल लेयर्स अप टू ब्लॉक 4 पूल शुड बी फ्रोजन। तो इससे ऊपर की तमाम लेयर्स जो है वो क्या रहेंगी, फ्रीज रहेंगी। ओके, एंड द लेयर्स ब्लॉक 5 convolution 1, block 5, convolution 2 and block 5, convolution 3 should be trainable। और ये जो 3 5.1, 5.2, 5.3 हैं ये ट्रेनेबल होंगे। ये कहता है why not fine tune more layers, सिर्फ 3 ही क्यों, और थोड़ी बहुत क्यों नहीं कर रहे? why not fine tune the entire convolutional base? इसका जवाब आप लोग अब दे सकते हैं, you could but you need to consider the following। आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादा सारी लेयर्स को फाइन ट्यून करने का मतलब है वो तो फिर सब पूरा ही खोल दिया हमने, तो ट्रेनिंग तो फिर पुरानी वाली सब जाया हो जाएगी ना। जी अच्छा जी मोहम्मद वजी। अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये जो आपने कन्वोल्यूशनल लेयर, सर ये जो आपने कन्वोल्यूशनल लेयर जो आपने सेलेक्ट करी है वो रैंडम हो सकती है ना, ऊपर वाली कर ले? नहीं 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 नहीं, देखो जो इनपुट है वो तो लेयर बाय लेयर चलता है ना, डायरेक्ट तीसरी लेयर में कैसे घुसोगे जाके यार, 5वें दरवाजे से गुजरोगे फिर 4था दरवाजा आएगा, फिर तीसरा दरवाजा आएगा जहां जाना है, डायरेक्ट तीसरे में नहीं जा सकते अभी, ठीक है। जी सज्जाद भाई,
सर मैं ये कह रहा था कि उसने आगे बड़ा प्रॉपरली आंसर किया है इन चीजों को। ये अगर एक दफा टॉपिक खत्म हो जाए ना तो फिर कई क्वेश्चन तो वैसे ही डाई डाउन हो जाएंगे और फिर वो एक ओवरऑल वो एक अंडरस्टैंडिंग तो। और उससे पहले पे एक कमेंट था जो अब्दुल समाद ने पूछा था कि वो हम इसलिए जो है उसको अलग से जो ट्रेन करते हैं, उसने खुद ही मेंशन किया कि अभी हम जैसे आपने पहले बताया था कि अभी हमें पता नहीं कि हमने डेंस में 256 लगाने हैं कि 128 लगाना है या 64। तो अभी हम ये खुद ट्राई कर रहे हैं। तो उस ट्राई के दौरान जो अगर एरर आता है ना कोई कि जो अभी मुनासिब नहीं हमें वो मिलता जो एक बेटर होगा, तो उसके अंदर जो एरर होता है वो प्रोपोगेट कर देगा जो अगर हमने पहले से अनफ्रीज कर दिया। इसलिए पहले हम अपना वो प्रॉपर फाइंड करते हैं कि ये बेस्ट वे है, इसमें अच्छा ये देगा रिजल्ट, जैसे 96% आया उसके साथ। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ओके, फिर हम जो टॉप वाली है उसको हम अनफ्रीज करते हैं जो उसकी, और फिर उसके साथ इसे जेल टुगेदर करते हैं। तो ये है एक्चुअली मतलब उसका वो था, तो जिसपे वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, और भी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं यार, तो 1 मिनट रुक जाओ, अगला थोड़ी सी ये बात समझा दूं, फिर आपके सवाल दोबारा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सवाल उठाया था कि भी थोड़ी बहुत और लेयर्स क्यों नहीं फाइन ट्यून कर रहे हैं, या पूरा नेटवर्क क्यों नहीं फाइन ट्यून कर रहे हैं। तो भाई पूरा नेटवर्क फाइन ट्यून करने का मतलब तो वही एक पूरा अनफ्रीज कर दिया, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और शुरू की लेयर्स या थोड़ी बहुत लेयर क्यों फाइन ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा जेनरिक होती हैं, जवाब देने के करीब जो लेयर्स होती हैं वो लास्ट लेयर्स होती हैं। Earlier in the convolutional based code, more generic reusable features, where higher layers have encoded more specialized features. It is more useful to fine tune the more specialized feature because these are the ones that need to be repurposed on your new problem. There would be fast decreasing returns in the fine tuning lower layers. So the more parameters you are training, the more you are at the risk of overfitting. जितने ज्यादा पैरामीटर्स आप खोल देंगे उतनी ज्यादा ओवरफिटिंग के चांसेस बन जाएंगे। पूरा खोलने का मतलब है 15 मिलियन पैरामीटर्स पूरा फाइन ट्यून का। इट वुड बी ज़्यादा रिस्की। क्या है, तो 100% जो है ना वो ओवरफिट होनी है। अच्छा, तो इन दिस सिचुएशन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू फाइन ट्यून ओनली टॉप 2 or 3 लेयर्स इन द कन्वेंशनल केस। तो टॉप 2 और 3 लेयर जो है वो ब्लॉक 5 के अंदर आ रही है। अब देखो इस कोड को थोड़ा सा समझ लो। कन्वोल्यूशनल बेस का जो ट्रेनेबल है, जिसको हमने क्या किया हुआ था, फॉल्स किया हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया, अभी ट्रू कर दिया, यानी सारी लेयर्स खोल डाली। ठीक है, सारी लेयर्स कन्वोल्यूशन बेस की हमने ओपन कर दी। फिर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम सेट ट्रेनेबल है, ये हमने खुद बनाया है, और ये एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, वेरिएबल है जो कन्वोल्यूशन बेस का। इसको हमने फॉल्स कह दिया, सेट ट्रेनेबल फॉल्स। अब हम क्या कह रहे हैं, लूप लगाया हमने बोले कन्वोल्यूशनल बेस डॉट लेयर्स, इस सारी लेयर्स को 1 by 1 लूप करेगा। ओके, तो पहली लेयर यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर उसको क्या कह रहे हैं, वो जो लेयर आई है, अगर उस लेयर का नाम ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशनल 1 है, क्या है, ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशनल 1 है, क्योंकि ये सारी लेयर जब लेता हुआ आएगा तो यहां से शुरू करेगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, इन सब पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होता रहेगा, फॉल्स होता रहेगा, फॉल्स होता रहेगा। यहां पर आकर जो है इस पॉइंट पे आके यहां तक फॉल्स होगा, इस पॉइंट पे आके ये ट्रू हो जाएगा, कन्वोल्यूशन ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशनल 1, यही लिखा हुआ हमने। इस पर क्या हो गया, ये बात ट्रू हो गई। जब ये बात यहाँ ट्रू हो गई तो हमने क्या बोला कि जो सेट ट्रेनेबल का पैरामीटर एक वेरिएबल हमने बनाया था फॉल्स, इसको क्या कर दिया जाए, ट्रू कर दिया जाए। अभी हमने अपने किए गए वेरिएबल को ट्रू किया, अभी हमने इधर नहीं गए प्री डिफाइंड वेरिएबल पे। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर सेट ट्रेनेबल है, इसका मतलब इफ सेट ट्रेनेबल यानी इफ ट्रू, अगर सेट ट्रेनेबल ट्रू हो चुका है तो उस लेयर का, किस लेयर का, जिस जो लेयर यहां पर आई है, कौन सी आई है, ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशन 1 आई है, तो उस लेयर का ट्रेनेबल जो है वो ट्रू कर दो।
वो पहले ही ट्रू था, वो पहले ही ट्रू था, ट्रू कर दिया उसने, दोबारा उसको ट्रू कर दिया, ओके। अदरवाइज फॉल्स कर दो। अगर यहाँ पर ट्रू आया हुआ है, जो ट्रू इसकी वजह से आया है, अगर ब्लॉक 5 है तो ट्रू है, और ट्रू है तो इसको ट्रू कर दो वरना फॉल्स कर दो। तो ये तो जो पहले ट्रू था वो ट्रू हो गया, जो पहले ही ऑलरेडी ट्रू था उसको ट्रू मार्क कर दिया। लेकिन ये इसके केस में, बाकी जो लेयर्स आ रही होंगी ब्लॉक 4 तक, ब्लॉक 4 कन्वोल्यूशनल 3 तक, ये इस वाली लेयर तक समझिएगा, ब्लॉक 4 कन्वोल्यूशनल 3 तक उसने क्या किया होगा, ब्लॉक 4 कन्वोल्यूशनल 3 तक जब ये आया होगा, लेट लेयर डॉट ट्रेनेबल नेम ब्लॉक 4, ये इधर फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो सेट ट्रेनेबल भी क्या हो गया, फॉल्स ही रहा। जब फॉल्स ही रहा तो ये लेयर क्या हो गई, फॉल्स सेट हो गई। ब्लॉक 4 तक जितनी लेयर है उन सब के ऊपर यही लॉजिक अप्लाई होगी। तो ब्लॉक 1 कन्वोल्यूशन 1 से लेके ब्लॉक 4 कन्वोल्यूशन 3 तक सब पे फॉल्स 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 फ्रीज होता चला गया। पहले क्या किया हमने, सबको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद एक लूप लगाया जिससे सारी की सारी चीजें क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सिर्फ जब ये वाली कहानी आई तो यहां पहुंचकर जो है वो ट्रू होने लगा, और इसके बाद की सारी लेयर्स जो हैं कन्वोल्यूशन 5, ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशन 1, कन्वोल्यूशन 2, कन्वोल्यूशन 3, ये सब क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा नेटवर्क जो हमने पूरा ऑन किया था उसका मेजर पार्ट दोबारा फॉल्स हो जाएगा और सिर्फ आखिरी ब्लॉक जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो नाउ यू कैन बिगिन फाइन ट्यूनिंग द नेटवर्क। अब आखिरी की सिर्फ चंक जो है वो ऑन हो गया है, डेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोबारा कंपाइल चलाया, मॉडल फिट चलाया, इस बार जो एक्यूरेसी हमने देखी उसको चेक करते हैं। These curves look noisy. To make them more readable, you can smooth them by replacing every loss and accuracy with exponential moving average of these quantities. इनकी वैल्यूज को कम करना है, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डाल देना है, ताकि जो ग्राफ है ये फैला हुआ है श्रिंक हो जाएगा, तो ये डॉट्स करीब आ जाएंगे और आपको ज्यादा क्लियर जो है वो नजर आने लगेगा। ये आपके पास पूरी स्मूथ कर्व आ गया है। 98 99 तक जो है ये मामला जो है वो चला जाता है, फ्रॉम 96 टू अबव 97 चला गया। 96% एक्यूरेसी थी हमारी विदाउट फाइन ट्यूनिंग, अब 97 एंड अबव 98 तक ये एक्यूरेसी चले गई है जब हमने उसको फाइन ट्यून कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट जनरेटर, जो हमने टेस्ट डेटा जनरेटर बनाया था उसको टेस्ट डेटा देकर हम अपनी टेस्टिंग एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, वो भी जो है वो 97% है। इन द ओरिजिनल कैगल कंपटीशन अराउंड दिस डेटा सेट दे टू हैव बीन द टॉप रिजल्ट। कैगल में यही आए थे जब इस डेटा सेट पे काम किया गया और ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। अब सवाल ले लेता हूँ आपके में बारी बारी। जी तलहा। हुज़ैफा, उसामा। इसमें ये चीज पूछनी थी कि वो जो ऊपर आपने लूप चलाई हुई थी उसमें अगर हम डायरेक्टली करते, मतलब डायरेक्टली इस तरह लूप चलाते कि फॉर लेयर्स इन कन्वोल्यूशनल डॉट लेयर्स में, और फिर अगर वो कन्वोल्यूशनल 5 आता तो सिंपल हम सेट ट्रेनेबल 2 कर देते, उस तरह नहीं हो सकती चाहिए। अगर आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं है, ये मुश्किल लग रही है, बड़ी लग रही है, तो आप कोई और सा तरीका करके उसको कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है ना। ये तो एक अप्रोच है सिंपल सी। आप अगर किसी चेंज अप्रोच के थ्रू करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है। ठीक है हुज़ैफा जी। तलहा सवाल पूछे, हाथ खड़ा किया हुआ, या फिर मैं आगे बढ़ूं किसी और के पास? अच्छा, लाइबा, लारेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर अगर हम फाइन ट्यूनिंग के एग्जांपल को जो स्टार्ट में हमने स्टार्ट की थी कन्वोल्यूशन नेटवर्क, तो हमने एक एनालॉजी ली थी एक प्लेयर के स्टेमिना के साथ कि उस बंदे ने स्टेमिना बिल्ड करना है अपना, और कन्वोल्यूशनल बेस में वो सिर्फ स्टेमिना बिल्ड कर रहा है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग में अगर हम उसका एनालॉगस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले उस बंदे ने स्टेमिना तो बिल्ड कर लिया, लेकिन अब अगर उसे पता चल गया कि उसकी स्पेसिफिक गेम जो है फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, तो अब वो फुटबॉल के लिए थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस करेगा। मतलब पहला स्टेमिना उसका है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वो फुटबॉल के लिए भी करेगा। तो ये उसका उसे खेलना बास्केटबॉल है, लेकिन वो कहेगा थोड़ा बहुत फुटबॉल के सवाल के साथ खेल के जरा मैं और ट्रेन हो जाऊं, ये वाली बात है। यही उसकी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। कुतैबा। जी सर, ये पूछना था कि अगर डेटा ज्यादा हो तो, और डेटा ऑगमेंटेशन तो नहीं जरूरी है? नहीं, फिर जरूरत नहीं डेटा ऑगमेंटेशन की, फिर प्री ट्रेंड इस्तेमाल करें वो काम कर ले। डेटा ऑगमेंटेशन कम डेटा की सूरत में करेंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक मयार है कि इतना डेटा हो तो डेटा ऑगमेंटेशन करें, नहीं करें? हाँ, कोई अगर हंड्रेड्स में है तो डेटा ऑगमेंटेशन करें, थाउजेंड्स में है तो ना करें। ये मेरा अपना परसेप्शन है। जी अब्दुल्ला साकिब। सर जो 2-3 क्लासेस या लास्ट क्वार्टर में भी देखे सर, जो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मुझे डिफिकल्ट चीज लग रही है वो स्टेटमेंट को कोड में कन्वर्ट करना है। आप कुछ इस तरह बता सकते हैं कोई टिप्स के हम इजीली किस तरह स्टेटमेंट को जो है वो एक आर्किटेक्चर में और उसमें कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कौन से, कैसा स्टेटमेंट? सर जैसे अभी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, ये जो अभी हमने ये कोड किया जिसमें हमने कॉन्वेक्स यूज किया है, तो अभी हमारे ये तो साथ साथ कोड चल रहा है ना, लेकिन अगर हमारे पास एक रैंडम स्टेटमेंट आती है कि जी आपके पास ये डाटा है, जिस तरह Q2 की असाइनमेंट्स थी, तो उसमें हम इजीली मतलब जिस तरह हम सोचते हैं कि ये RMS prop यूज, ऑप्टिमाइजर यूज हो सकता है, ये एक्टिवेशन को, तो एक जेनेरिक या कुछ एक्सपीरियंस है तो कुछ ये चीजें बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हो तो उसको इस तरह आप इन सब से। अब मैं आपका सवाल रिपीट करता हूँ। आपके सवाल को जरा ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम्पल्स तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई रियल टाइम में डाटा आता है, किसी का प्रॉब्लम आता है, तो हमें उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, उसके लिए आसान तरीका ये है कि थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूट हो गई, आपके पास चल रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, आपको वो स्टेप समझ में आ गए, ठीक है। अब आप इसी जैसी सिमिलर कोई डाटा सेट जो है ना, वो कैगल पे या UCI पे जाके जो है ना कोई इमेजेस का डाटा सेट जो है उसको देखें। वो डाटा सेट के अंदर सारे इमेजेस का साइज चेंज होगा। थोड़ी बहुत आपको अपने प्रीवियस मॉडल को देखते हुए नया मॉडल जो है वो बनाना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी। ज़ाहिर है क्वांटिटी ऑफ डाटा भी चेंज होगा, साइज भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो है इमेजेस की डाटा। हो सकता है कि वो बाइनरी ना हो, वो मल्टी क्लास हो। तो इस तरह आप जो है अपनी नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को जो आप गेन कर रहे हैं, वो किसी नए डाटा पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू करें। सिर्फ जो है अगर एग्जाम्पल कर लेंगे और रॉ डाटा कहीं से गेट करके अगर काम नहीं करेंगे, तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम आपके जहन में आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, अगर ये रहेगा। अच्छा, जब आप अभी करने जा रहे होंगे तो अभी भी आपको प्रॉब्लम आएगा। डाटा डाउनलोड करके उसको कैसे पार्स करना है फोल्डर में, आपने सब सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एरर्स आएंगे। लेकिन यार, एरर से फाइट करके ही तो आगे बढ़ना है ना। आगे जो है उसको, जब तक उसमें हाथ गंदे नहीं होंगे तो मामला जो है ना सही क्लियर नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्स है, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है बेस लाइन जो है वो स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाए। कोड आप देख के बुक से कर सकते हैं, कहीं और से भी देख सकते हैं, लेकिन आम फहम जबान में बात जो है वो डिलीवर आपकी हो जाए ना। जो बुक पढ़ते हुए भी उसकी लैंग्वेज को समझना या अंग्रेजी ट्यूटोरियल देख के भी जो है ना वो कहीं ना कहीं बंदा जो है ना लैग कर रहा होता है। जितनी हम आसानी टू वे कम्युनिकेशन में जो है वो अपनी बात को कन्वे कर लेते हैं, समझ लेते हैं देसी तरीके से, वो मुझे लगता है कि वो काम मुझे कर लेना चाहिए। तो एक स्टेप फर्दर आपको करना पड़ेगा। अपना क्या नाम था, कुतैबा था या अब्दुल्ला था?
कि आपको सिमिलर एग्जाम्पल्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डाटा लेके उसको रन करें। वो नहीं होती उसको अगली क्लास में आ जाए, मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कर देंगे ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, इसको देख लें क्या हो रहा है, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको आगे जो है वो बढ़ के काम करना पड़ेगा ताकि आपका हैंड्स ऑन जो है वो बुक से हट के हो जाए। ठीक है, जी अली रजा। यस सर। सर मुझे पूछना था क्या इम्बैलेंस डेटा सेट को भी क्या इस तरीके से किया जा सकता है उस पे काम? इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर आउटपुट खराब होने का 100% अंदेशा होता है। बाज दफा ऐसा होता है आप कोई डेटा सेट लेंगे तो वो इम्बैलेंस है कि एक कैटेगरी या एक क्लास जो है वो हजारों में और एक क्लास जो है वो सैकड़ों में, हंड्रेड्स में आ रही है। तो कोशिश ये करें कि अब वो सैकड़ों वाली तो हजारों में ले जा नहीं सकते, तो 1000 वाले डेटा सेट को ड्रॉप करके आप हंड्रेड्स में ले आए ताकि डाटा बराबर हो जाए और फिर बाद में ऑगमेंटेशन लगा लें, कुछ कर लें। क्योंकि इम्बैलेंस का प्रॉब्लम जो है ना वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, उसमें रिजल्ट तो आएगा नहीं, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। मॉडल के अंदर चेंजेस करके इम्बैलेंस को हैंडल नहीं किया जा सकता। अगर डाटा ही कम ज्यादा है तो अब लेयर में कुछ लगाने से वो डाटा तो बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें कि डाटा को ही जो है ना वो कट करके आप बराबर, कम हो जाएगा कोई बात नहीं, कम डाटा को डील करना हमें आता है, लेकिन इम्बैलेंस डाटा को डील करना नहीं आता। इसलिए कोशिश करें कि डाटा बैलेंस ही रहे। जी सज्जाद भाई कुछ कह रहे हैं? सैफ जी सर, पहले तो वो क्विकली एक आपने बिल्कुल ठीक है कि नेसेसरी जो है पेन वो हमें लेना होगी तभी हमें ये आएगा। प्रॉब्लम आना अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम ना आना बुरी चीज़ है, इसमें आप सीखेंगे नहीं, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि ब्लॉक 5 कन्वोल्यूशन 1 जो लिखा हुआ है, तो ब्लॉक में और कन्वोल्यूशनल में क्या फर्क है? कि हम तो ये पहले देख रहे थे कि एक जो लेयर होती है कन्वोल्यूशनल 1 और 2, इसका मतलब है मल्टीपल जो लेयर्स को एक ब्लॉक के अंदर इकट्ठा किया हुआ। तो ये कोई अलग से टेक्निक है कि कोई नहीं, ये उसका इंटरनल है कि जब आप कन्वोल्यूशन लगाते जाते हैं और कोई एक लेयर आ जाती है जो स्टेटलेस वाली लेयर होती है, जैसे मैक्स पूल वाली लेयर है, तो वो उसको ऑटोमेटिक हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे होगा कि मुसलसल 3 लगाने के बाद फिर जब मैक्स पूल लगाते हैं तो फिर वो ब्लॉक अलग से कर लेता है, ऐसा तो फिर वो उसको ऐसे ही है, फिर वो उसको ब्लॉक कंसिडर कर लेता है। जैसे ही एक आपके पास स्टेटलेस लेयर आएगी ना तो वो उसको ब्लॉक समझ लेता है। सर ये आपको पूछना ये था कि जिस तरह बिग डाटा सेट होते हैं किसी भी चीज के, मिलियंस में इमेजेस होते हैं कोई भी, तो सर उनमें जो कैगल पे मतलब पड़े होते हैं उनमें सर कुछ न कुछ लोगों ने काम किया होता है और बात का तो मॉडल ट्रेंड भी होते हैं अगर, तो सर वहाँ पर एक्यूरेसी लिखी होती है, मतलब जो ट्रेंड मॉडल उनके कैगल पे पड़े हैं फॉर एग्जांपल 90%, 2%, 80% जितनी भी है, तो सर अगर हम उसमें से पीस ऑफ चंक जिस तरह हमने शुरू में डाटा को कॉपी किया था ट्रेन के डाटा सेट से, उस तरह कॉपी छोटे उसको डाटा सेट में मतलब उसका बना के मतलब वो एक्सट्रैक्ट करके डाटा उसी बड़े डाटा सेट से, तो सर उसकी एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल? देखिए कर तो सकते हैं, उनका जो बहुत मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स का डाटा है उनमें से चंद रिकॉर्ड लेके आप उन्हें मॉडल बना के उस पर काम कर लें, और अब वो आपकी स्किल के ऊपर है ना कि आप उस कम डाटा के ऊपर काम करके एक्यूरेसी को कितना एनहांस करते हैं। देखिए कम डाटा के ऊपर सिंपल मॉडल बनाएंगे वो 60-70% से ज़्यादा नहीं आएगी। फिर आपने इतनी सारी टेक्निक अभी इसके अंदर सीखी हैं, इनमें से सारी टेक्निक से कोई 1-2 टेक्निक लगा के आप अपनी एक्यूरेसी को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। जिस हद तक जा सकती है वो आपकी अपनी स्किल के ऊपर है, कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम जो है ना मॉडल के आर्किटेक्चर पे लगाते हैं, और अब हो सकती है। और अब उसके अंदर उस जो आप जिसके मॉडल को देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि भाई उसने डाटा सेट तो पूरा लिया हुआ है, उसने कितना अमाउंट ऑफ डाटा यूज किया था, उसके आर्किटेक्चर को भी जाके देख लेंगे उसका आर्किटेक्चर, फिर उससे कंपैरेटिवली कोई नया आर्किटेक्चर डिजाइन करने की कोशिश करें, उससे एक आपको इंट्यूशन मिल जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम छोटे डाटा सेट पे तो सर ज्यादा एक्यूरेसी आनी चाहिए सिंपल मॉडल पे, तो बड़े डाटा सेट पे तो चूंकि वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें डाटा होगा, तो ये कम क्यों आती है एक्यूरेसी? ये एक्चुअली सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। बड़े डाटा सेट पे एक्यूरेसी कम क्यों आती है ये कह रहे हैं सर? नो
सर देखें छोटे पे कम क्यों आती है? यस सर, जो बड़े से एक्सट्रैक्ट किया हो डाटा सर। नहीं देखिए, डाटा सेट छोटा होगा तो डेफिनेटली ट्रेनिंग कम होगी ना। वो तो सिंपल सा फिनोमेना है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि द मोर डाटा, जितना ज्यादा डाटा उतना मॉडल के लिए अच्छा। ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। छोटा डाटा होता है जल्दी ओवरफिट हो जाता है। देखो 10 सवाल हैं, वही बार बार रिपीट होते रहे, ओवरफिट हो जाएगा। इस तरह 2000 तस्वीरें हैं, आपने ज्यादा इपॉक चला दी है, वही तस्वीरें रिपीट हो रही हैं हर इपॉक के अंदर, वो ओवरफिट हो जाता है। लेकिन ज्यादा तस्वीरें होंगी, इपॉक ज्यादा भी चल जाएंगे, तो इनफ डाटा होता है लर्निंग के लिए। क्योंकि जब कम डाटा होता है तो वो जल्दी से सारी लर्निंग कर लेता है, ऐसी लर्निंग कर लेता है जो जरूरी होती है जनरल होने के लिए। फिर जब आप और ज्यादा इपॉक उसी डाटा पे चलाते हैं तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो गैर जरूरी चीजें जो है वो याद करना शुरू कर देता है और ओवरफिटिंग हो जाती है। तो छोटे डाटा पे तो ओवरफिटिंग का खतरा रहता ही रहता है, इसलिए एक्यूरेसी जो है वो कम आती है, ये डेफिनेट है। थैंक यू जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं कि जितनी भी एक्यूरेसी अभी हमने निकाली है ना, लाइक ये जितनी भी हमने की है ट्रेनिंग सेट पे और फिर उसके बाद वैलिडेशन सेट पे 97%, 96%, हमने इसको भी टेस्ट नहीं किया, राइट? समहाउ क्या होता है कि कभी-कभार जो है वो आपका मॉडल ऊपर एक टेस्ट का जो है ना वो कोड गुजरा था, तो मैंने कहा था गुजरा था, मैंने शायद स्किप कर दिया हो शायद। हाँ मैं दिखा देता हूँ। तो ये आखिर में इन्होंने बोला है यहाँ पर कि ये हिस्ट्री मॉडल फिट चलाने के बाद जो है फाइन ट्यून किया, फाइन ट्यून करने के बाद आप जो है ये मॉडल फिट जनरेशन हो गया। आखिर में ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेस्ट चला लें आप, ये टेस्ट जनरेटर यूज किया हुआ। अब टेस्ट करने के बाद उसकी कितनी, अच्छा टेस्ट की भी 97 दे रहा है। ओके हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि वैलिडेशन के अंदर तो आपकी एक एक्यूरेसी आती ही है, लेकिन एक्चुअल आपको पता चलता है जब आप टेस्ट करते हो, देन यू कैन कंपेयर योर विद एक्यूरेसी। वो जो मोस्ट रिलायबल है वो टेस्ट की है, मिड रिलायबल वैलिडेशन की। तो टेस्ट ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं आगे। और किसी के सवाल? जी ला रहे जल्दी से सवाल पूछें, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन नहीं सर, वो शायद गलती से हुआ है, सॉरी। चलो ओके। अच्छा टेस्ट हम चला लेंगे, फिर इसके ऊपर रैपिंग अप समरी हो गई। ये पोर्शन जो है हमारा मेजर पोर्शन जो है वो खत्म हो गया इसके अंदर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 5.4 जो है विजुलाइजेशन ऑफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ये हम स्किप करेंगे। इसके अंदर मॉडलिंग नहीं है, सिर्फ इमेजेस एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती हैं, तो एजेस वगैरह किस तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं इसका डिस्कशन है। शायद मैंने पहले भी दिखाया होगा, इमेज गई है, ये एजेस निकलने के बाद इमेज इस तरह हो जाती है। हर लेयर में किस तरह काम करती है, जो कन्वॉल्व फीचर कर्नल के थ्रू आता है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हीट मैप्स कैसे निकलते हैं। जरूरत पड़ती है इसकी बहुत रेयर केस में, आपको भी अगर इसको जरूरत पड़े तो इसको रेफर कर लीजिएगा। इसलिए हम इस वाले पोर्शन को जो है वो स्किप कर रहे हैं। और हम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस, ये वाला काम जो है वो शुरू करेंगे हम। जी सैफ। जी सर ये जो हमने पहले मॉडल किए हैं ट्रेन, ये सारे इमेजेस कितने, यानी कि कोई भी इमेजेस का मॉडल उस पर ट्रेन हम इस तरह कर सकते हैं मॉडल को? दोबारा बोले, आवाज थोड़ी स्लो आ रही थी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमने ऊपर वाला चैप्टर पढ़ा, ये इमेजेस के रिलेवेंट था ना सारा? ये सारा इमेज डेटा सारा। तो सर ये जो वीडियो डाटा होता है सर, वीडियो का डाटा, तो सर उसको करने के लिए भी आगे आएगा कि इसी के थ्रू हमें रिसर्च करना पड़ेगा? वीडियो डाटा के लिए फर्दर एक मॉडल है जो फास्ट RCNN कहलाता है, या RCNN और फास्ट, मैं इधर दिखा देता हूँ ना, जो है ना। और कुछ बिल्ट इन मॉडल्स पढ़ेंगे हम, योलो वगैरह, तो वो इस्तेमाल होंगे, वो इंशाल्लाह अगले क्वार्टर के अंदर है।
फास्ट और ये फास्टर, ये कुछ मॉडल हैं, योलो और ये सारी चीजें जो है ना ये इस्तेमाल होंगी, ये अगले मॉड्यूल के अंदर ना तो करेंगे इंशाल्लाह। सर अब हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इमेज को डाटा सेट को ट्रेन करके टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक चैप्टर इज इनफ फॉर दिस। अच्छा अभी हाँ अभी हम ये कर सकते हैं कि इमेजेस की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें डाटा दे रहा हो तो हम क्लासिफाई कर सकें कि यार ये बंदा जो है ना हाँ ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय नहीं है। अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं, ये चला सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है ना ये रियल है, ये फेक है जी, ये रियल है, ये फेक है, ये हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। हाँ ये कर सकते हैं। इसके अंदर फॉल्ट है, ये ब्रेक हुआ ये अनब्रेक है, ठीक है। इस तरह के काम कर सकते हैं। हाँ इस तरह कर सकते हैं। फिर हम पर्टिकुलर एक इमेज के अंदर कोई चीज है या नहीं है, यानी एक इमेज देख रहा हूँ इसके अंदर कोई बच्चा नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये इससे होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से होगा। योलो इस्तेमाल करेंगे या ये फास्ट RCNN या RCNN इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, ठीक है। ये अगले मॉड्यूल का पार्ट है इंशाल्लाह। थैंक यू जी आदिल। सर वालेकुम सलाम। सर मैंने वो स्क्रैच से मॉडल जो बनाया था उसके ग्राफ सर मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो कुछ अजीब से। हाँ करो स्क्रीन शेयर करो। मैं जो है को होस्ट बना रहा हूँ। ये सर ये उसके जो हाँ थोड़ा जोर से बोलते भी जाओ ताकि सबको नजर आता जाए। सर ये जो स्क्रैच से मैंने मॉडल बनाया है उसके फाइनल रिजल्ट्स ये आए हैं सर। इस ग्राफ की मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है सर। अच्छा ये ग्राफ जो है ना ये कह रहा है कि भाई ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस ये साथ साथ चलने चाहिए, करीब करीब चलने चाहिए। बहुत ज्यादा इसके अंदर ओवरफिटिंग आ रही है सर। ये सेम कोड मैंने यूज किया जो बुक में। दिखाओ कोड दिखाओ और ऊपर जाओ, शुरू से दिखाओ, शुरू से टॉप से। अच्छा ये आपने फोल्डर शोल्डर बनाए, डाटा लिया, हाँ चलो आगे। ठीक है ठीक है ये आ गया ठीक। नेटवर्क बनाया आपने, नेटवर्क दिखाओ जरा। सेल सीक्वेंशियल लेयर 150 मैक्स पूल। अच्छा ये बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाला मॉडल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करिए। जी सर एग्जैक्टली वही है। अच्छा आपने और इमेजेस जो हैं बुक के ग्राफ सर ये है। इमेजेस, एक मिनट इमेजेस देखो जरा। मैं मॉडल में जाएं दोबारा। टेंस लगाया है। अच्छा कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। नोमान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? सामा सर जो हम वीडियो डाटा है हमारा वो भी तो वीडियोस भी तो इमेजेस की ही कलेक्शन होता है ना, मतलब इमेजेस को मिलाएं तो वीडियोस बनती हैं। तो हम इसको करके इस चैप्टर को करके वीडियोस पे भी तो काम कर सकते हैं। वीडियोस पे लेकिन थोड़ी टेक्निक चेंज होती है ना। वीडियोस के डाटा को लेना, उसके फ्रेम्स को प्रोसेस करना, फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेस होता है ना, तो उसके लिए बिल्ट इन जो है वो तरीके मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन वही बात है वो जितनी मेहनत करेंगे, अब आपको एक ट्रैक मिल गया है, बेसिक नॉलेज मिल गई है, बस दौड़ते जाएं इधर उधर से पढ़ते जाएं, करते जाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएं, क्योंकि हम सिलेबस की डायरेक्शन में चल रहे हैं।
आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा राइट लेफ्ट मूव हो रहा है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको जो है लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें मुख्तलिफ डोमेन के अंदर। अच्छा सर मैं वैसे तो जी मैं ये कोड आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे सेंड कर देना। हाँ ठीक है सर, ठीक है ओके। जी अर्शी, और भी किसी ने काम किया हुआ है? अगर वो अपना काम दिखाना चाह रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है? यस सर, सर मेरे कोडिंग में एरर आ रहा है, वो जनरेटर को कह रहा है कि जनरेटर डिटेक्ट नहीं हो रहा, जबकि मैंने तो सेम कोड अप्लाई करा है बुक का। अच्छा अच्छा, दिखाएं जरा। तो हाँ सर मैं शेयर करती हूँ, लेकिन शेयर हो नहीं रहा। मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब करें, हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ नीचे एरर दिखाएं जरा। ये देखेंगे सर, और सेम कोड जनरेटर, हाँ सुने, अब सुने जनरेटर नॉट डिफाइंड ना, ऊपर जाएं और ऊपर जाएं। ये देखिए सर, ये जो है ये जनरेटर ऊपर जाएं, ऊपर। हाँ ये जनरेटर जो है ना जी, एक मिनट फीचर स्ट्रक्चर जनरेटर, ये देखें, ये जो फॉर लूप है ना, ये आपका फंक्शन से बाहर है, ठीक है? आपने इंडेंट सही नहीं किया हुआ है ये जी। एक तो पहले एक काम करें जी, जनरेटर की स्पेलिंग भी गलत है जो आपने कहीं यूज करी है, ये जनरेटर है जी। अच्छा एक काम करें, डाटा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी साइज 150 कॉमा, यहाँ पे इंटर लगाएं, इंटर करें यहाँ पर आके। सर कहाँ, दोबारा कहिएगा। 150 बस यहीं पर ये टारगेट साइज 150 कॉमा लिखा हुआ ना इसी लाइन में, टारगेट साइज 150 एंड 150 जनरेटर वाली लाइन में। अच्छा ठीक है जी जी। इसमें मैं क्या करूं? कॉमे के बाद जाएं, इंटर प्रेस कर दें, और ये बैच साइज के बाद इंटर प्रेस करें, लाइन हो जाए सब, एक पैरामीटर लाइन पे लाइन, बैच साइज आगे हाँ यहाँ। इस तरह पढ़ने में आसानी हो रही है ना। ओके अब देखें, ये i इज इक्वल टू 0, ये आपका फंक्शन से बाहर जा रहा है ना, इसको इंडेंट करें, फंक्शन के अंदर आ गया। अब फॉर लूप भी फंक्शन के अंदर आ गया, अब फॉर लूप भी इंडेंट नहीं हुआ, देखें फॉर लूप की नीचे की लाइनें, टैब दबाएं। जनरेटर की स्पेलिंग भी गलत है सर। हाँ जनरेटर की स्पेलिंग जो है वो भी सही करा था। इफ को भी अंदर करें। अच्छा इफ देख लीजिएगा, हाँ फॉर लूप के अंदर ब्रेक को आगे करें। सर ये ब्रेक और इफ लूप में नहीं थे। एक मिनट में अब देख लेंगे दोबारा बुक में। रिटर्न को अंदर करें, ये सब उससे बाहर थे। रिटर्न फॉर के नीचे आएगा। ओके रिटर्न फंक्शन का रिटर्न है ना, एक टैब दबाएं, टैब दबा दिया करें। ओके अच्छा अब जनरेटर की जो स्पेलिंग है वो आपने जनरेटर कहाँ यूज किया, ये इधर यूज किया, देखें फॉर लूप में जनरेटर यूज किया, गलत स्पेलिंग है। यहाँ तो सही था। ओके अभी भी एक स्पेलिंग गलत है, GENE R ATOR। ओके इसको कॉपी करें इसको। अब इधर फॉर लूप में पेस्ट करें जहाँ एरो बना हुआ आ रहा है। हाँ यहाँ पर डबल क्लिक करें, पेस्ट, कंट्रोल V करें, R लगाएं, R ऊपर जनरेटर में भाई। ओके ठीक है अच्छा अब ये बुक में जाके सिर्फ ये चेक कर ले मुझे ये कि इफ जो आप कह रही हैं ये 4 के अंदर है या 4 से बाहर है।
बुक कहाँ गई? ये देखें सर, ये ब्रेक और रिटर्न फीचर स्लिप, नहीं ये तो दूसरा है। इफ जो है वो 4 के अंदर ही है, ठीक लगा हुआ है आपके पास? सही लगा हुआ है। मैं अब इसको रन करूं? जी हाँ, रन करें। ओके, थैंक यू सर। सर रिजॉल्व हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और किसी का मसला है तो वो भी आ जाए। छह पार्टिसिपेंट्स हैं। जी रिजवान कुछ बोल रहे हैं? यस सर। सर अभी जो आपने ऑगमेंटेशन का जो करवाया है फाइन ट्यूनिंग के साथ, उसमें आपने जो कोलैब में डाटा शेयर करना है, पहला क्वेश्चन तो ये, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो जो डाटा हमने पहले जो फोल्डर्स की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया था ओएस और शेयर यूटिल्स को इंपोर्ट करके, तो उसी तरीके से पूरे डाटा की डायरेक्टरी बनेगी कोलैब में शुरू में, या जस्ट हमने एक फोल्डर में सारी इमेजेस को डंप कर देना है? आपने जो फोल्डर डाउनलोड किया है ना, वो फोल्डर ले जाएंगे ड्राइव पे और उस फोल्डर को अनजिप कर देंगे, ठीक है? ठीक। अब जो भी आप पाथ दे रहे होंगे ट्रेन का, टेस्ट का, वो सारे पाथ जो हैं उस फोल्डर के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है ना? काम वैसे ही करना है हमने कि जो अनजिप फोल्डर होगा उसमें से ट्रेन में से डाटा निकाला था। अच्छा मुझे आज का टाइम दे दे, मैं ये वाली जो है ना वो आपको चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कराता हूँ। कंप्लीट नहीं हुई थी तो मैंने छोड़ दिया था, मैं इसको शेयर कराता हूँ कोलैब के ऊपर जो है ना वो पूरा काम जो है ना करके शेयर करा देता हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या स्टेप्स जो है ना उसके अंदर लेने हैं। सही है सर। दूसरी चीज, जी सही है सर, दूसरी चीज़ आपने बताई कि हम इसको अब मुख्तलिफ टेस्ट सिनेरियोज पे चेक कर सकते हैं। तो सर अब तक जो हमने ग्राफ्स वगैरह तक बना दिए, सारा मॉडल हमने सेव कर लिया, अब अगला मरहला जो आता है जिस पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हमने जो पहले किया था चैप्टर 4 और 3 वगैरह में, उसमें हमने मॉडल को हम इवेलुएट करते थे और प्रिडिक्ट करते थे, ठीक है सर? और उसके बाद प्रेडिक्शन में भी हमें कोई चीज़ ऐसे पता तो नहीं चलती थी, वो तो सिर्फ एक ओवरऑल रिजल्ट्स पता चलते थे परसेंटेज की फॉर्म में। तो सर यहाँ थोड़ी मेरी कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ भी हमें इवेल्युएट करना होगा, प्रेडिक्शन करना होगा, और उसके बाद क्या कोई एक एप्लीकेशन डिज़ाइन होगी जो कि लेट सपोज मैं किसी कैट या डॉग की पिक्चर देता हूँ और वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं बता रहा होता कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग। अब मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले आपने इवेल्युएट वगैरह कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद आपने मॉडल आपका सेटिस्फाई हो गया, आप सेटिस्फाई होने के बाद आपने मॉडल को आपने सेव कर लिया। अभी जो सेफ मॉडल है, थोड़ा सा अगर आपको HTML CSS का फ्रंट एंड या पाइथन पे जेंगो पे अगर थोड़ा सा काम आता है कि आप जेंगो में बैकएंड की एक दो राउट जो है वो लिख सकें, तो आप एक फंक्शन बनाएंगे बैकएंड पे और फ्रंट एंड पे आप यूज़र से बोलेंगे इमेज अपलोड करो, इमेज फॉर्म के थ्रू इमेज अपलोड करेगा, यूज़र सबमिट कराएगा, वो इमेज इनपुट जो है वो आपके बैकएंड के ऊपर पूरा मॉडल जो है ना वही डाटा प्रोसेसिंग हो रही होगी, इमेज का साइज वगैरह टैली होने के बाद आपके रेडी हो जाएगा टेंसर की फॉर्म में, और वो इमेज बैकएंड पे आपका मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन चलेगा और वहां से उसकी प्रिडिक्शन आएगी नंबर्स की सूरत में। आपने बैकएंड से ही उस नंबर को, प्रोबेबिलिटी वाले नंबर को बताना है कि भाई ये 0 है या 1 है। अगर 1 है तो भाई ये आपको बता देगा, लेबल दिखा देगा उसकी अपलोडेड इमेज के फ्रंट एंड पे आके कि ये आपने अपलोड किया है कैट, अदरवाइज डॉग दिखा देगा। तो ये कंप्लीट जो है ना वो सिस्टम बनेगा, पूरा साइकिल बनेगा कि जहाँ आपकी एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो बन जाएगी जिसके अंदर यूज़र जो है वो इमेज अपलोड कर रहा है और जो है वो, अच्छा ये आप वेब पे भी कर सकते हैं। अगर आप पाइथन की UI की लाइब्रेरी है टिकिंटर वगैरह, बहुत आसान है, थोड़ा सा इस पे 2-3 घंटे अगर आप दे दें तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इसकी सिंपल बना सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है? उसके अंदर वेब वगैरह नहीं करना पड़ेगा।
तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये पूरा सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। एक दो स्टूडेंट ने बनाया भी हुआ है, मैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करा देता हूँ। तो आपके टिकेंटर पे बना हुआ है। तो सर इस चीज़ की हमें अगले सेमेस्टर में या अगले क्वार्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी? कोशिश यही है कि जल्दी से अगर हमारा ये सिलेबस कवर हो जाता है तो मैं आपको जेंगो या फ्लास्क के अंदर एपीआई लिखना सिखा दूं ताकि आप बैकएंड का ये वाला काम कर सकें, तो फिर आप आराम से कर लेंगे, वरना अगले मॉड्यूल में तो करना ही है आपको। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ थी कि जैसे अब मॉडल हम इवेल्युएट करने से पहले जैसे हमने इसकी एक्यूरेसी वगैरह देख ली, सब कुछ कर लिया और टेस्ट पे भी देख लिया। अच्छा, अब मॉडल को पता कैसे चलेगा कि ये जो टेस्ट पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 97% या 96% हो ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, कि ये वाले इतने एक्यूरेट हैं? क्योंकि वो तो उसमें बैकएंड पे तो सारे नंबर्स प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, और उस पे ट्रेनिंग से भी उसने अपने, क्योंकि ट्रेनिंग तो लेबल्ड थी, उसने सारी चीज़ें उसको लेबल्ड मिल गई, लेकिन जब टेस्ट पे ये सब चेक करेगा तो बेस्ड ऑन उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पैमाना क्या होगा, जिससे हम ये समझेंगे कि ये टेस्ट भी सही आया है, यानी कि 97% एक्यूरेसी के साथ आया है। वो चीज़ टेस्ट में जब आप डेटा इनपुट कर रहे होते हैं ना, टेस्ट में जब आप डेटा इनपुट कर रहे होते हैं तो लेबल दे रहे होते हैं, लेकिन वो लेबल उसको इनपुट के टाइम पे शो नहीं करा रहे होते। जिस तरह अभी हमने यहाँ टेस्ट की, मैंने आपको यहाँ टेस्ट डेटा भेजा था हमने, तो वो उससे कंपेयर करके ही टेस्ट रिजल्ट बता रहा होता है। अच्छा, वो कंपेयर करता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या किया, जब इवेलुएट किया है टेस्ट जनरेटर के थ्रू, तो टेस्ट जनरेटर में टेस्ट डायरेक्टरी और उसके लेबल्स जो हैं वो दोनों फीड किए जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, जहां पर शुरू में हमने टेस्टिंग जब हम कर रहे थे, जैसे ये टेस्ट डेटा भी दे रहे हैं और टेस्ट टारगेट भी दे रहे हैं, लेकिन इस दफा टारगेट उसको दिखाए नहीं जाते। ड्यूरिंग इवेलुएट सिर्फ टेस्ट डेटा दिया जाता है और उससे रिजल्ट लिए जाते हैं, और बाद में टारगेट्स के साथ 1 by 1 उन रिजल्ट्स को मैच करके एक्यूरेसी निकाल ली जाती है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग और वैलिडेशन जो है, टेस्ट जो वाई वैल्यू होती है, टारगेट वैल्यूज होती हैं, वो साथ साथ जाती हैं और साथ साथ कंपेयर होती हैं। यहाँ पर ये आखिर में कंपेयर करता है अनसीन डाटा के लिए। तो यही काम जो है ये इमेजेस में भी होता है। सर फिर वैलिडेशन में क्या होता है? अगर हम बीच में वैलिडेशन करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उसमें भी बाद में टारगेट्स के साथ मैच किया जाता है? नहीं, वैलिडेशन में 1 by 1 पिक्चर के साथ जो है ना, जैसे एक आपने जैसे इनपुट इमेज दिया, उसने एक वैल्यू प्रिडिक्ट करी और हाथ के हाथ वो अपने रिजल्ट को खुद ही टैली कर लेता है टारगेट वैल्यू के साथ। ठीक है, ठीक है, वो ऑटो चल रहा होता है। यहाँ पर ये काम क्या होता है, यहाँ टेस्ट डेटा पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग नहीं करवानी इसकी, इसलिए टारगेट साथ नहीं दिए जा रहे कि वो अपने आप को अपडेट करे। वहां पर क्योंकि उसने अपनी वैल्यूज को अपडेट करना होता है, अपने पैरामीटर्स को, इसलिए टारगेट साथ दिखाए जा रहे होते हैं। यहाँ रिजल्ट आ गए, 10 पिक्चर दी थी हमने, उसने 10 रिजल्ट दे दिए और उसके वाई बता दिए, और हमने जो ओरिजिनल वाई था उसके साथ आखिर में कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास स्कोर जो है वो आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और भी रिजवान सवाल पूछ रहे हैं। सज्जाद भाई जल्दी सवाल पूछ लें, टाइम तकरीबन एंड हो गया है। अच्छा सर, क्वेश्चन फिलहाल तो पूछ लिया है, बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि नेक्स्ट सेशन में ही नया टॉपिक शुरू कर दें सर, इसको थोड़ा नेक्स्ट सेशन, हाँ नेक्स्ट सेशन में ही शुरू करूंगा। और अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह जो है ना, वो अगली जो हमारी रिव्यू क्लास है उसके बारे में अनाउंसमेंट जो है रात के टाइम पे ही कर सकेंगे। सर वो वेट्स का आपने नहीं बताया था, मैंने आपसे पूछा था कि वो 30 वेट्स किस तरह मतलब हो रहे हैं। आज तो मैं आज इस तरफ आया था, आज तो अच्छा हुआ याद दिला दिया, निकल गया था, अभी बताया था।
अच्छा, ये इसने कहा था कि यहाँ पर ये 30 वेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 वेट्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ डेंस लेयर के अंदर ये वेट, ये वाले वेट नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है, ये वेट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझे कि देयर आर 2 मैट्रिक्स इन दिस लेयर। नंबर 1 इज W मैट्रिक्स, सारे W's की मैट्रिक्स, और नंबर 2 सारे इंटरसेप्ट यानी बायस की मैट्रिक्स। तो यहाँ 2 मैट्रिक्स होंगी इस लेयर के अंदर, और इस लेयर के अंदर भी 2 मैट्रिक्स होंगी। तो ये 2 लेयर के अंदर 4 वेट्स आपको ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, इसने बात यहाँ लिखी भी है, द टोटल ऑफ 4 वेट टेंसर्स 2 पर लेयर, हर लेयर में 2 वेट टेंसर है। अब ये 30 यहाँ पर क्यों है? अब चलते हैं अपने इस वाले VGG16 की समरी अगर निकालें तो वहां जाके देखेंगे आप कि कितनी लेयर बन रही है। हर लेयर में 2 वेट मैट्रिक्स है, तो 15 बन रही होंगी, उसके अगेंस्ट 30 वो दिखा रहा है, ठीक है। VGG16 की समरी पे चलते हैं। कहाँ है भाई समरी? ये आ गई। यहाँ काउंट करते हैं कितनी लेयर बन रही है। 1 2, मैक्स पूल तो काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पर 11 12 13, ठीक है। कितनी हो गई भी? 26 सर हो जाएगा। 26 हो गए, 30 और 26, 4 डांस के 30, 4 डांस के हो गए, 30 हो गए। सही है बाबू? ठीक है सर। कहाँ गए? बात समझ में आ गई है? 30 और 4 किस तरह आए? अच्छा जी नुमान, जल्दी पूछें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम मॉडल हमने ट्रेन किया, फॉर एग्जांपल आपने भी बात की है कि मॉडल ट्रेन किया और उसको हम जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट के दरमियान हम लेबल्स देंगे, लेकिन उन लेबल्स को ट्रेन नहीं करवाएंगे। तो हम अगर कोई अनसीन डाटा दे देते हैं, ये तो हम उसी डाटा सेट में से निकाल के डाटा दे रहे हैं ना। हम अगर अनसीन डाटा दे देते हैं, उसके लेबल्स भी दे देते हैं, तो तब उस पर भी ये प्रिडिक्ट वैसे ही करेगा कि उस पर एक्यूरेसी कम आएगी। अनसीन डाटा अगर रेलिवेंट टू ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा है, यानी अगर वहां पर कैट एंड डॉग था और यहाँ पर भी आप कैट एंड डॉग दे रहे हैं, हाँ वो कोई और सी कैट एंड डॉग है, तो हाँ कोई और सी कैट एंड डॉग है, तो वो करेगा, काम करेगा उसके ऊपर, बिल्कुल वैसे ही करेगा। ठीक, थैंक यू सर। ये जो आप क्लास की बात कर रहे हैं, अगली क्लास की, ये कौन सी क्लास की बात हो रही है जो आप व्हाट्सएप पे अनाउंस करेंगे? ये मैं व्हाट्सएप पे अनाउंस करूंगा। ये रिव्यू क्लास होगी हमारे पूरे चैप्टर की। ये जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है ना, ये शुरू से लेके आखिर तक ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सही, बहुत अच्छा हो जाएगा सर ये। ठीक है, फिर एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, मैं ले लूं भाई, नाराज ना हो जाए। उसामा, फैयाज और रिदा फातिमा जी। सर मैंने कोड आपको शेयर कर दिया पर्सनल में। ओके, ठीक है। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग नहीं हो, फुल हो गया, तो प्लीज आप जो भी अनाउंसमेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसको एडमिन बने हुए काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक आध और व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि सारे लोग ऑक्यूपाई हो जाएं। दोनों ग्रुप के अंदर चीजें डाल देंगे। प्लीज यार ये काम कर लें आप मेरे बिहाफ पे। एक और ग्रुप बना के उसको शेयर कर लें ताकि बाकी लोग भी ऐड हो जाएं। वरना अगर स्पेस का नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मसला है तो फिर अकॉर्ड वगैरह पे चले जाएं या टेलीग्राम पे बना लें, वहाँ मसले हल कर लेंगे। व्हाट्सएप सही यार, फास्ट होता है, जरा बार बार बंदा देख भी रहा होता है। ठीक है, फैयाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सजेशन है कि व्हाट्सएप ग्रुप आप खुद बनाएं और उसमें रिस्ट्रिक्शन डालें कि कोई भी उसमें मैसेज ना कर सके, सिर्फ आप करें। कोई भी अनाउंसमेंट है, क्लास के रिलेटेड है, क्विज के रिलेटेड है। अब होता क्या है, जितने व्हाट्सएप असल में देखें फैयाज भाई, अब ये सब इतने बड़े जरूर हैं बाकी लोग कि
उनको चाहिए ये खुद ये तो ट्रिवियल बात है ना, अभी समझानी ही नहीं चाहिए कि ये ग्रुप जो है ना वो कॉमन मैसेजिंग के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रुप जो है वो टेक्निकल चीज़ों के लिए है कि वो उसके शेयर करें सारी चीज़ें। अब ये भी अगर स्टूडेंट्स को, इतने बड़े सारे हैं, सब समझदार हैं माशाल्लाह, और उनको अगर ये बताना पड़े तो ये अजीब सी बात लगती है। ये खुद ही समझ जाएं कि भाई अपने क्लास के मटेरियल के हिसाब से जो है ना अपनी गुफ्तगू जो है उसके अंदर जारी रखें। बाकी सब लोग सुन भी लें भाई इस बात के हवाले से कि ग्रुप को जो है उसके अंदर ये हमारा जो टेक्निकल डिस्कशन है इसको ही चलने दिया करें, इसको ही शेयर किया करें अपनी चीज़ें। मैं एग्री हूँ फयाज भाई आपकी बात से बिल्कुल। ठीक है जी, फिर आज की हम एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं ज़रा शेड्यूलिंग करके जो है वो आज शाम तक जो है आपको अनाउंस कर दूंगा। क्लास होगी तो रात में ही 10-11 बजे, ठीक है। ओके ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चैट में लिंक आ गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, प्लीज उसको देख लीजिए।